हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं हरियाणा जेबीटी डीएलएड एग्जाम, यानी कि जितने भी साथी हरियाणा से डीएलएड का एग्जाम देंगे या दे रहे होंगे उन सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यह क्लास VBI क्वेश्चन आंसर है 103 पेपर कोड का, और जो सब्जेक्ट है मेरा वो है शिक्षा शास्त्र आधारित ICT और एक्शन रिसर्च में अध्यापन, यानी कि पेपर कोड 3 है। ठीक है ना। इसमें जितने भी VBI क्वेश्चंस है जो आने के चांस हैं, उन सभी आने के चांस वाले क्वेश्चंस को मैं चुन चुन करके लेकर के आ गया हूं, जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इन क्लास को, यानी कि 2 घंटे के क्लास होंगे, 1.5 से 2 घंटे, इन क्लास को अगर देख लेते हैं तो आपके जो आने वाले जो 3 घंटे के जो पेपर होंगे उसमें आप अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिएगा, बस एक क्लास से, और आपके हर एक क्वेश्चंस, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास को पूरे देखें। इस क्लास में मैंने 3 सेक्शन में लाए हैं, यानी कि सेक्शन ए में आपको 2 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 50 वर्ड में, वो लेकर के आ गया हूँ। आपको सेक्शन बी में जो आपको 100 वर्ड में जो होते हैं उसको लेकर के आया, जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और सेक्शन सी में यानी कि 200 वर्ड में जो पूछे जाते हैं इसमें 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। इन सभी को लेकर के आ गया हूं। अगर आप VBI क्वेश्चंस, और हमने जो सेट दे रखे, यानी कि हमने 4 सेट तैयार किए, हर एक सब्जेक्ट के हर सेट तैयार किए हैं। अगर इन सेट के क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना तो आपको 70 से 80% क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चंस को जरूर देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक है ना। अगर आप लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, आप लोगों का यह वीडियो काफी लेट से मिला है, यानी कि आजकल में मिला है, आपको पता नहीं था कि यहाँ पे आपको सारे सेट के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के हर सेट के क्वेश्चन आंसर रेडी कर दिए हैं। बस आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से आप हमें संपर्क करें। ठीक है। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल मिनिमम फी में। ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चंस आंसर की तरफ। कौन सी क्वेश्चंस है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फालतू के इधर उधर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो फालतू के क्वेश्चंस आंसर नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही पढ़ना है। ठीक है ना। इसलिए फालतू के क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से नंबर आते हैं यह भी पता नहीं है, तो अब वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से सेट में से क्वेश्चंस आएंगे उन सभी को पढ़ लेना है। ठीक है ना। हरियाणा के अंदर 4 सेट होते हैं, A, B, C और D। इन चारों सेट के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। बाकी दूसरे राज्य में दब की देखिएगा, सेट तो होते हैं 4, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आगे पीछे करके देते हैं, लेकिन हरियाणा में क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है ना, 4 सेट के। ठीक है। तो अब जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। पहला जो क्वेश्चंस है कि विद्यालय से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आंसर जो लाया हूं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है ना। तो उत्तर देखते हैं। तो विद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है जहां विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और संस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक विकास का केंद्र भी है। क्या है, नैतिक विकास का केंद्र भी है। ठीक है। विद्यालय विद्यार्थियों को जिम्मेदार और समाज उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता करता है। यानी कि विद्यालय क्या है, विद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे आप लोग को शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। क्या क्या होता है, शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। हम लोग भी क्या है, स्कूलिंग शिक्षा से अभी हम कॉलेज लाइफ से गुजरे, और अभी हम लोग टीचिंग करवा रहे हैं। क्या करें, टीचिंग करवाएं। तो आप लोग भी टीचिंग स्कूल की शिक्षा को भी ग्रहण किए होंगे बचपन अवस्था में। ठीक है ना। और जब आप लोग ये जो एग्जाम है डीएलएड के, जब एग्जाम पास कर लीजिएगा तो आप क्या हो जाएंगे, आप शिक्षक बन जाएंगे, और आप शैक्षणिक संस्थान में बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। ठीक है ना। बच्चों को क्या दीजिएगा, मूल्य दीजिएगा, अच्छे संस्कार दीजिएगा। ये केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि बच्चों को क्या होते हैं, बौद्धिक जो होता है उसमें होता है, सामाजिक में, शारीरिक में और नैतिक विकास में क्या है, तो केंद्र भी है। क्या है, तो केंद्र भी है। और सामाजिक, जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो समाज में कुछ अच्छा करते हैं, समाज को कुछ सुधारने के लिए कुछ नए चीज को लाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पुस्तकालय का महत्व बताएं। यानी कि पुस्तकालय जो है ना, जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, तो लाइब्रेरी पुस्तकालय का महत्व क्या है, उस महत्व को बताइए। ठीक है ना। तो हिंदी में लिखना है पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय क्या है, तो ज्ञान का भंडार है जिसमें पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और शोध सामग्री का संग्रह होता है। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अध्ययन और अनुशासन का केंद्र है। क्या है, तो क्या है, पुस्तकालय में बहुत सारे बुक होते हैं, सभी तरह के बुक होते हैं, सभी ऑथर्स के बुक होते हैं, सभी राइटर्स के बुक होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है ना। वहाँ क्या है,
सभी बच्चे एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पुस्तकालय आत्म अध्ययन, जिज्ञासा और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक प्रभावी बनता है। यानी कि शिक्षा को क्या होता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है, और जब गुणवत्ता बढ़ती है तो अधिक प्रभावी होती क्या, तो जो हम पढ़ते हैं वो, ठीक है ना। यह है पुस्तकालय के महत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाठ योजना क्या है। यानी कि पाठ योजना के बारे में कहते हैं। पाठ योजना वह पूर्व निर्धारित योजना है जो शिक्षक अपने शिक्षक कार्य को प्रभावी और सफल बनाने के लिए तैयार करता है। इसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, गतिविधियों और मूल्यांकन का समावेश होता है। यह शिक्षक को, यानी कि पाठ योजना क्या है, यानी कि पाठ योजना, जब टीचर बन जाएगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, पाठ योजना तैयार कीजिएगा। अभी जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले हम क्या किए हैं, क्वेश्चंस को बनाए हैं। क्वेश्चंस को बनाने के साथ में आप लोगों को क्या किया हो, तैयार करके पाठ योजना किया हो, यानी कि योजना तैयार करके मैं अब पठन कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। यह शिक्षक को समय का सदुपयोग और कक्षा संचालन को व्यवस्थित ढंग से करने में मदद की थी। यानी कि हम जब क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं ना और उसके बाद जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो क्या होता है, सदुपयोग होता है और कक्षा का संचालन क्या होता है, एक व्यवस्थित ढंग से हो जाता है। क्या होता है, एक व्यवस्थित ढंग से हो जाता है, ठीक है। ये मेरा इंग्लिश में आंसर है, ठीक है। चलते हुए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इकाई योजना से आप क्या समझते हैं। इकाई जो योजना है ना, उससे हम क्या समझते हैं, उसके बारे में समझना है, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि यह जो वीडियोस है ना, अगर आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और जब एग्जाम में जाइएगा ना, जो क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आपको जो वीडियो देखे रहिएगा तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता रहेगा और उससे अकॉर्डिंग आप लिखते रहिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो जरूर देखिए, पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन से छूट भी सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से रखना है, समझना है, ठीक है ना। तो इकाई योजना एक विस्तृत शिक्षण रूपरेखा है जिसमें किसी संपूर्ण इकाई को छोटे छोटे पाठों में विभाजित करके क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाने की तैयारी। यानी कि इकाई योजना एक ऐसी योजना है ना जो बड़ा सा वर्ड है, यानी कि डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट है, तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्ड में पाठों में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना, और उससे सही ढंग से पढ़ाने की तैयारी की जाती है। इसके उद्देश्य शिक्षण सामग्री, गतिविधि और मूल्यांकन का निर्धारण किया जाता है। यह शिक्षण को प्रभावी और छात्रों के लिए सरल बनती है। यानी कि जब हम बड़े वर्ड है, यानी कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम छोटे छोटे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि छोटे वर्ड में लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, समझाएंगे, तो बच्चे क्या होंगे, छात्र आसानी के साथ सीख जाएंगे, यानी कि सरल तरीके से सीख जाएंगे, सरल से बनाती है, ठीक है ना, छात्रों के लिए एक सरल बन जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मेरा इंग्लिश में, ठीक है। मापन और मूल्यांकन में अंतर, यानी कि मापन है और उसका जो मूल्यांकन है ना, उसका जो अंतर है उसके बारे में कह रहे लिखने को। चलते हैं उत्तर की तरफ। हिंदी में उत्तर है मापन का अर्थ है किसी छात्र की उपलब्धि को संज्ञानात्मक रूप से व्यक्त करना। यानी कि मापन का जो अर्थ है ना, किसी छात्र की उपलब्धि को संख्यानात्मक रूप में व्यक्त करना, जैसे अंक देना, क्या है, तो जैसे अंक देना। अब मूल्यांकन का अर्थ है उन संख्यानात्मक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना, मापन साधन है, जबकि मूल्यांकन उसका उद्देश्य है। दोनों शिक्षण प्रणाली के अभिन्न अंग है, ठीक है ना, यानी कि मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है, ठीक है। मापन क्या है, आपकी उपलब्धियों के मापन जाता है, यानी कि आपका जो नंबर जो आते हैं, आपके जो आप जो एग्जाम दीजिएगा उस एग्जाम में आपको क्या होता है, मापन मिलता है, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है कि आपने कितने अंक लाए, ठीक है ना, कितने परसेंटेज आप लाए। जो मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किसके लिए, तो मापन के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। अगर आप लोग ये जो एग्जाम दे रहे हैं डीएलएड के, जो इस एग्जाम को दे दिए ना, तो मूल्यांकन होगा, क्या होगा, तो मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के बाद क्या होता है, मापन होता है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। छठा का प्रश्न है कि अधिगम, अधिगम किसको बोलते हैं, लर्निंग को बोलते हैं, सीखने की प्रक्रिया को अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में इसका उत्तर है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास से व्यक्ति की व्यवहार, ज्ञान और कौशल में अस्थायी परिवर्तन आता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल विद्यालय तक सीमित नहीं बल्कि दैनिक जीवन में भी निरंतर होती है। यानी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो हम बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ स्कूल में जो हम सीखते हैं ना, यही मेरी अधिगम है, तो ये अधिगम नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में, यानी कि बचपन अवस्था से लेकर बूढ़े अवस्था तक जितने भी सारी चीजें सीखते हैं ना, ये सभी चीजें अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि अभी हम जो सिखा रहे हैं ना, यह भी अधिगम है। आगे आने वाले जो अधिगम जो कीजिएगा ना, वो भी क्या है, तो एक अधिगम के, यानी कि लर्निंग के
बेस पे ही आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा क्या है, यानी कि प्रेरणा जो है ना वो क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। शिक्षा में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह विद्यार्थियों की रुचि, जिज्ञासा और एकाग्रता को बढ़ाती है और उन्हें सीखने की दिशा में सक्रिय बनती है, यानी कि मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा आप लोगों के लिए एक लाभदायक है। अगर आप टीचर्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, अभी आप टीचर्स के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को टीचर्स बनना है, यानी कि आप लोगों को अंदर से आपको मोटिवेट है कि हम सरकारी टीचर्स बनेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद हम लोग जो वैकेंसी आते हैं उस वैकेंसी में मोटिवेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस वैकेंसी में फाइट करते हैं। क्या करते हैं, सीट लेने के लिए, टीचर्स बनने के लिए फाइट करते हैं। यानी कि हम लोग का क्या हो गया, आंतरिक मोटिवेशन हो गया, ठीक है ना। एक होता है बाहरी मोटिवेशन जो कि आपको बाहर तौर से आपको, आपके अंदर नहीं है मोटिवेशन करने का, लेकिन आपको बाहरी तौर से मोटिवेट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके गाँव मोहल्ले में कोई SI बन गए, यानी कि सब इंस्पेक्टर हो गए, ठीक है ना। तो आपके पिताजी भी कहेंगे कि आप भी इसी तरह सब इंस्पेक्टर बनिए, ठीक है ना। लेकिन आपके अंदर क्या है, टीचर बनने की चाहत है, यानी कि टीचर बनने की मोटिवेशन है, लेकिन आपके पिताजी कह रहे हैं कि आप मेरे मोहल्ले में इंस्पेक्टर बने हैं, सब इंस्पेक्टर बने हैं, तो तुम भी इंस्पेक्टर बनो। तो क्या हो गया, ये एक बाहरी मोटिवेशन हो गया, आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपके पिताजी कर रहे थे, ये एक बाहरी मोटिवेशन हो गया, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर है कि पुनरावृत्ति का महत्व के बारे में कहते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति जो महत्व है उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। हिंदी में है कि पुनरावृत्ति का अर्थ है पहले सीखी हुई जानकारी को दोहराना है, ठीक है ना। यह ज्ञान को अस्थायी बनाने, भूल को कम करने और विषय को गहरी समझ विकसित करने में सहायक होती है, ठीक है ना। पुनरावृत्ति परीक्षा की तैयारी और दीर्घकालीन स्मृति के लिए पुनरावृत्ति अत्यंत क्या है, तो आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। जो बच्चे लेना चाहते हैं आप लोग जल्द से जल्द हमें से मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि प्रयोगशाला संसाधन कक्ष क्या है, यानी कि प्रयोगशाला जो है ना उसका जो संसाधन कक्ष है उस क्या है, ठीक है ना। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो हिंदी में एक प्रयोगशाला संसाधन कक्ष वह स्थान है जहां शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए मॉडल, उपकरण, चार्ट और कंप्यूटर उपलब्ध कराते हैं। इससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है जो जटिल विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि एक प्रयोगशाला होता है, जैसे आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में थ्योरी के रूप में बताए जाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल भी करना है, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर यानी कि प्रयोगशाला में आप लोगों को कंप्यूटर पे बैठ करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज बनाना है, कोई चीज गैस के बारे में क्या होता है, पहले थ्योरी करवाए जाते हैं क्लास में, ठीक है ना। जब थ्योरी करवा लेते हैं ना तो प्रयोगशाला में उसके जितने भी रसायन होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, तो प्रयोगशाला में। तो इसी तरह आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर का जो प्रश्न है ना उसको देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि डेटा संग्रहण के उपकरण क्या है, यानी कि डेटा संग्रहण के जो उपकरण है उसके बारे में कह रहे हैं। तो हिंदी में इसका उत्तर देख लेते हैं। डेटा संग्रहण के प्रमुख उपकरण है प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रशिक्षण, स्केल और चेकलिस्ट। इन उपकरणों का उपयोग अनुसंधान और मूल्यांकन में किया जाता है ताकि सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सके और समस्या को समाधान हेतु निष्कर्ष निकाला जा सके, ठीक है ना। डेटा क्या है, जैसे हम डेटा को निकालते हैं। जब आप लोग क्या कीजिएगा, आप टीचिंग लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप सीटेट दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का जो वैकेंसी आएंगे उसमें जब फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपसे अवलोकन किया जाता है। आपके ने जितने भी शुरू से जितने भी आपने पढ़ाई की है उन सभी का किया जाता है, डेटा संग्रहण किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नावली के ऊपर हो, साक्षात्कार के ऊपर हो, ठीक है ना। इसी तरह के होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 11 नंबर के प्रश्न की सहकारी अधिगम क्या है, यानी कि सहकारी जो अधिगम है ना वो क्या है उसके बारे में लिखने को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर देख लेते हैं कि सहकारी अधिगम एक शिक्षण पद्धति है। क्या है, तो एक शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी छोटे छोटे समूह बनाकर मिलकर अध्ययन करते हैं। इसमें सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, समस्या हल करते हैं और ज्ञान साझा करते हैं। यह सहयोग, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कौशल के विकास में सहायक है। यानी कि एक छोटे छोटे यानी कि बच्चे, जब आप प्राइमरी लेवल के बच्चे को जो पढ़ाइएगा ना तो आप एक छोटे समूह बनाकर यानी
यानी कि ग्रुप वाइज, यानी कि ग्रुप में ला करके उसे क्वेश्चन आंसर यानी कि डिस्कस करने को कहिएगा ना, तो बच्चे क्या करेंगे, आनंद से यानी कि आनंद पूर्वक सीख पाएंगे। यानी कि जब आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को जब पढ़ाइएगा ना, तो आप लोगों को क्या करना, छोटे छोटे समूह बना करके क्या करना है, उसमें अध्ययन करने को जो कहिएगा ना, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे आसानी के साथ सीखेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, बहुत आनंददायक तरीके से सीख पाएंगे। यानी कि समूह में बच्चे आसानी तरीके से सीख जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे समूह मिलकर अध्ययन करते हैं, ठीक ना। इसमें सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, यानी कि जब समूह जो बनते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे की सहायता भी मिलती है। यानी कि जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो उसका जो क्वेश्चंस आंसर उसको नहीं पता है ना, तो उसके बगल वाले जो ग्रुप में होते हैं ना, वो बताते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे को माइंड डेवलप होता है, उन बच्चों को अस्थायी ज्ञान मिल जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, 12 नंबर के प्रश्न की सहयोगी समर्थित अधिगम क्या है, यानी कि सहयोगी जो समर्थित अधिगम है ना, उसके बारे में कह रहे, ठीक है। चलते हैं उत्तर की तरफ। हिंदी में लिखना है कि सहयोगी अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के अनुभव व विचारों से सीखते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में सहयोग, संचार और सहभागिता को बढ़ाती है तथा शिक्षक को अधिक रोचक और प्रभावी बनाती है, ठीक है ना। यानी कि जब आप बच्चे को पढ़ाएगा ना, तो कहेंगे कि एक दूसरे, यानी कि आप एक दूसरे के सहयोग से जो है ना एक काम कीजिए, यानी कि एक हम प्रोजेक्ट दे दिए, ठीक है ना। जैसे भारत के प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उसके बारे में आप उल्लेख, यानी कि उन्होंने क्या क्या किए है अपने देश की उन्नति के लिए, उन्होंने क्या क्या देश में किए हैं, उसके ऊपर आप एक दूसरे यानी कि दो व्यक्ति को दे देंगे और उन दोनों से साझा यानी कि संवाद करके आप अपने विचारों को लिखिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक सहयोगी अधिगम हो, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से क्या करेंगे, वो अपने सभी चीजों को लिख देंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे, यानी कि जब एक बच्चे दूसरे बच्चे से एक दूसरे से डिस्कस करके जो लिखेंगे ना, उसी को हम सहयोगी अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। 13 नंबर के प्रश्न की धीमे अधिगम करता क्या है, यानी कि धीमे अधिगम करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। धीमे अधिगम करता वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें सीखने में सामान्य विद्यार्थियों से अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को विशेष तकनीकें और धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन अपनाना चाहिए ताकि वे शिक्षा में सफल हो सके। यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तुरंत ही सीख जाते हैं, यानी कि जैसे हम एक क्वेश्चंस बता रहे हैं, उस क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे जल्द ही सीख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, दूसरे बार में ही नहीं समझ पाते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, शिक्षकों को धैर्य रखने चाहिए। क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्ण रखने चाहिए। ये नहीं कि हम उसको डांट डपट करें, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल हम इसे धैर्य के साथ रखेंगे, बिल्कुल ना मारेंगे ना डांटेंगे, और उसे अच्छे तरीके से एक बार, दो बार, तीन, चार बार और समझाएंगे, एक ना एक बार वो जरूर सीख जाएंगे। इसलिए उस बच्चों को क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्ण अच्छे तरीके से मार्गदर्शन देना चाहिए, अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। ये नहीं कि डांट डपट के उसको बैठा दिए, ठीक है ना, उसको मार दिए, ठीक है ना, उसको स्कूल से बाहर निकल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप उसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना, धैर्यपूर्ण तरीके से, एक बार ना में ना सीखे तो दो बार, दो बार में ना सीखे तो तीन बार, अब तीन बार में ना सीखे तो चार बार, इतने में कम से कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो भी सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है और बच्चे धैर्यपूर्ण से तरीके से सिखाना चाहिए। धीमे अधिगम करता हूँ, धीमे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। इस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, यानी कि शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण है ना, उसके बारे में लिखने को कह रहे, ठीक है। चलते हैं अब प्रश्न की तरफ, उत्तर की तरफ देखते हैं, ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है, यानी कि शिक्षक केंद्र की जो है ना, उसमें शिक्षा का केंद्र किसको माना जाता है, शिक्षक को माना जाता है। इसमें शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है और छात्र केवल श्रोता की भूमिका निभाते हैं। यह पद्धति समय बचाने वाली होती है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों की सक्रियता और रचनात्मकता सीमित रहती है। यानी कि शिक्षक केंद्रित ऐसी शिक्षक केंद्रित है जिसमें हम जैसे एक लेसन प्लान बना रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं, यानी कि हम एक क्लासरूम में कहानी बता रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कहानी बता रहा हूँ और उस कहानी में सभी बच्चे, यानी कि यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ना, जितने भी वीडियो, यानी कि जितने भी आप क्लास करवाएंगे ना स्कूल में, तो वहाँ क्या करेंगे, आप शिक्षक रहिएगा और सभी का फोकस, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं ना आप लोग देख रहे हैं, वो सभी फोकस किस पे, तो शिक्षक पे ही है। यानी कि हम जो वीडियो है ना, इसी पे हम सब लोगों का फोकस है, ठीक है ना।
इसमें शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं, ज्ञान देते हैं, यानी कि इसका मुख्य स्रोत है ज्ञान देना, ठीक है ना। और केवल श्रोता की भूमिका निभाते हैं। और आप लोग जैसे छात्र है तो आप लोग क्या करते हैं, केवल सुनने की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग समझने की भूमिका निभा रहे हैं। ये पद्धति समय बचाने वाली होती है, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं ना, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों के पास समय बुक पढ़ने का समय नहीं है, बुक पढ़ लिए फिर भी ये वीडियोस देखना आप लोगों के लिए जरूरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या है, तो समय बचने वाली, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे पूरे बुक के, यानी कि आप लोग पूरे बुक जो पढ़िएगा ना, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन करके मैं 1 से 1.5 घंटे में ही ला दिया। तो ये क्या है, तो समय को बचत करती है, लेकिन इसमें विद्यार्थी की सक्रियता और रचनात्मकता सीमित होती रहती है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सक्रिय यानी कि एक्टिव रहना है और उससे रचनात्मक तरीके से सीमित रहती है, ठीक है ना। आप लोगों को एक्टिव रहना है, एक्टिव से यह वीडियो देखना है, पूरे एंड तक देखना है, ठीक है ना। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 2 बार में ना समझ में आए तो 3 बार देखिए, क्योंकि यह वीडियो अपलोड है यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि यूट्यूब पे आप लोग को एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार भी देख सकते हैं, 2 बार में ना समझ में आए तो 3 बार भी देख सकते हैं, यानी कि वीडियो अपलोड है, आप जितने मन चाहे उतने बार देख सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षण, यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षण है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलते हैं अब अगले उत्तर की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है, उसकी रुचि, आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। इसमें गतिविधियों, खेल और प्रयोगों द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, खेलों के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देंगे, ठीक है ना, उसके प्रयोग के द्वारा हम उसको सिखाएंगे, बतलाएंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों को क्या होगा, तो सर्वांगीण जो क्या होगा, तो विकास होगा, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दृश्य सर्वे सामग्री, यानी कि दृश्य सर्वे सामग्री ना वो क्या है उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन से, ठीक है, सर्वे दृश्य सामग्री। चलते हैं अब उत्तर की तरफ, ठीक है ना। दृश्य सर्वे सामग्री वे साधन है जिसमें विद्यार्थी देखकर और सुनकर सीखते हैं, जैसे चार्ट हो गया, चित्र हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म आदि। इस शिक्षा को रोचक, प्रभावी और अस्थायी बनाती, ठीक है ना। कठिन विषयों को सरल बनाती है और विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि दृश्य सर्वे सामग्री वो साधन है ना जिससे आप क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, दृश्य सर्वे सामग्री हो गया। जैसे क्या हो गया, जैसे टीवी हो गया, आप टीवी में क्या देख रहे हैं, टीवी में आप देख भी सकते हैं, वीडियो जो चलता है वो देख भी सकते हैं, आप उससे श्रवण यानी कि सुन भी सकते हैं। आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना, इससे क्या हो गया, तो आप उससे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं तो ये क्या हो गया, एक दृश्य सर्वे सामग्री हो गया, क्योंकि इस क्लास से आप सुन भी रहे हैं, इससे देख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दृश्य सर्वे सामग्री हो गई, ठीक है ना। जैसे आप नाटक देख रहे, तो नाटक में क्या हो गया, आप फिल्म जो नाटक देखते हैं तो आप कहानी को देखते भी हैं और उसको क्या करते हैं, उसको समझते भी हैं और उसका आवाज भी सुनते हैं, ठीक है ना। ये दृश्य सर्वे सामग्री है। एक होता है, इसमें 3 आते हैं, तीन क्वेश्चन उसको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक होता है सर्वे सहायक सामग्री, यानी कि इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। किसमें, तो सर्वे सहायक सामग्री में, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या है तो देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कि रेडियो से हम क्या करते हैं, सिर्फ सुन करके, यानी कि श्रवण। सर्वे सहायक सामग्री जहां आ जाए ना तो आपको क्या होगा, श्रवण माने सुनना होता है, ठीक है ना। तो श्रवण यानी कि सर्वे सहायक सामग्री से सुनना हो, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है ना। और तीसरा है दृश्य सामग्री, ठीक है ना। मैं इन तीनों को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं एक ही डाला हूँ लेकिन तीनों देख लीजिए, ठीक है ना। मैं एक बता दिया सर्वे दृश्य सामग्री, अब सर्वे सामग्री था, अब दृश्य सामग्री, यानी कि दृश्य सामग्री क्या है, यानी कि इस प्रकार की सामग्री को कहते हैं जिस प्रकार की सामग्री से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, यानी कि सिर्फ हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, श्याम पट हो गया है, ठीक है ना, फिल्म स्ट्रिप हो गया, प्लेनल बोर्ड है, यानी कि दृश्य सामग्री से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम देख ही सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे आप लोग गैलरी में देखते हैं ना, तो गैलरी में क्या होता है, फोटोज वगैरह, जैसे हम फोटो क्लिक किए और फोटो गैलरी में सेव हो गया, तो क्या होता है, मैं एक चित्र के माध्यम से सिर्फ इसे देख ही सकता हूँ, ठीक है ना, मैं सुन नहीं सकता, सिर्फ वीडियो इस फोटो को देख ही सकता हूँ, ठीक है। एक क्या होता है, एक श्रवण सामग्री होता है, एक दृश्य सामग्री होता है, एक सर्वे दृश्य सामग्री होता है, ठीक है ना। इन तीनों चीजों के बारे में आप समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर के प्रश्न है कि आईसीटी से क्या समझते हैं। आईसीटी जो है ना उससे आप क्या समझते हैं, वो क्वेश्चन से इसका आंसर देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, ठीक है ना।
का अर्थ है जानकारी को एकत्रित करना, संग्रहित करना और साझा करना। यानी कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन को आधुनिक, सरल और प्रभावी बनाता है। यानी कि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और स्मार्ट क्लास डिजिटल संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आईसीटी में क्या होता है, आईसीटी में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम क्या करते हैं, डिजिटल रूप में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर में हम फिल्म वगैरह देखते हैं, कंप्यूटर में हम बहुत सारे काम करते हैं, कंप्यूटर में हम पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, इंटरनेट का साधन रहेगा तभी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है ना। ईमेल कर सकते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश हम एक संदेश भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ठीक है ना। स्मार्ट क्लास और डिजिटल संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसमें तो आईसीटी में। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि सतत एवं मूल्यांकन सीसी क्या है, यानी कि सीसी क्या है। ठीक है ना। तो सीसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक, सहशैक्षिक, खेलकूद और रचनात्मक पहलुओं का सतत मूल्यांकन किया जाता है। ये केवल अंक देने तक सीमित नहीं बल्कि विद्यार्थियों को समग्र विकास पर केंद्रित यह प्रक्रिया निरंतर और व्यवस्थित ढंग से की जाती है। ठीक है ना। सीसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों को क्या किया है, सह शैक्षणिक दिया जाता है, खेल कूद के रचनात्मक पहलुओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, यही सब लिख देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है कि परियोजना योजना क्या है, यानी कि परियोजना योजना क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है कि परियोजना योजना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य के उद्देश्य, सामग्री, विधि और समय निर्धारित करके पूरा किया जाता है। यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की पद्धति है। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता क्या होता है, तो बच्चों में क्या होता है, रचनात्मकता होती है और समस्या समाधान क्षमता और स्वावलंबन का विकास होता है। ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, यानी कि शैक्षिक जो अनुसंधान है ना उसके अर्थ को समझे। ठीक है ना। शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, नए शिक्षक तरीकों को विकास करना और नीतियों बनाने में सहायता करना। यह व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है ताकि विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सके। ठीक है ना। शैक्षणिक अनुसंधान ऐसी समस्या है जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन और इसके उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और नए शिक्षण तरीके का विकास करना और नीतियां बनाने में सहायक करना। यह व्यवस्थित और निष्ठ ढंग से किया जाता है। ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर के प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान है ना वो क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध है जो शिक्षक अपनी कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए करता है। यह सीमित दायरे में किया जाता है और इसका उद्देश्य त्वरित समाधान देना होता है। इससे शिक्षण की गुणवत्ता सुधरती है और विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है ना। 22 नंबर के जो प्रश्न है ना उसको देखते हैं। 22 नंबर के प्रश्न क्या है, प्रदर्शनी क्या है, यानी कि प्रदर्शनी है ना, प्रदर्शनी वो क्या है। तो प्रदर्शनी एक शैक्षिक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी अपने नए मॉडल, चार्ट, चित्र और प्रोजेक्ट सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे उनकी रचनात्मकता, व्यवहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह शिक्षा को अनुभवात्मक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी साधन है। ठीक है ना। तो क्या है, तो मॉडल, चार्ट, चित्र, ये सब क्या है, तो प्रदर्शनी क्या है, प्रदर्शनी है। जैसे आपको क्या है, भारत के नक्शे को बनाइए तो क्या है, तो एक प्रदर्शनी चार्ट है, यानी कि आप चार्ट के माध्यम से प्रदर्शन कर सकते हैं भारत के नक्शे को, वर्ल्ड के जो देश हैं उन देश के नक्शों को समझा सकते हैं। ठीक है ना। चित्र के माध्यम से ही समझाते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को, बच्चों को भी क्या करना है, प्रदर्शन यानी कि चित्र दे करके समझाना है, यानी कि बच्चे आसानी से सीख सके। ठीक है। चार्ट से, चित्र से, मॉडल से, ठीक है ना, प्रोजेक्ट विधि से। ठीक है ना। इस तरह से बच्चे आसानी से सीखते हैं। प्रदर्शन उसी को कहते हैं जिससे हम कोई चार्ट वगैरह बना लिए उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि विशेष शिक्षा जो है ना वो उसकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है ना। विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए आवश्यक है जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर और समाज उपयोगी बनाने में मदद करती है। विशेष शिक्षण सामग्री, पद्धति और प्रशिक्षण शिक्षकों में सहयोग से इनकी शिक्षा संभव होती है। यानी कि जो बच्चे जो है ना बौद्धिक रूप से, यानी कि बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है ना।
शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो क्या करना है, उन बच्चों को हेल्प करना है। किसको, तो शिक्षक द्वारा हेल्प दिया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है ना, उसको सहयोग दिया जाए और ताकि वो अपने संभव के अनुसार वो सारी चीज़ों को सीख सके, ठीक है ना। शिक्षकों के सहयोग से ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो मानसिक या बौद्धिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न है, यानी कि जो मानसिक या सामाजिक बच्चों से भिन्न है यानी कि अलग है, तो उसको भी शिक्षा देना है, ठीक है ना। तो वो सब काम किसका है, तो शिक्षा का है। आप ही लोगों का काम है भविष्य को सुधारना, ठीक है ना। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। 24 नंबर के जो प्रश्न है ना, अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता, यानी कि अच्छे पाठ्य पुस्तक है ना उसकी जो विशेषता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। अच्छी पाठ्य पुस्तक सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी पाठ्य पुस्तक वही है ना जो सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें स्पष्ट चित्र और उदाहरण हो। यह पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों की आयु, रुचि और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही यह जिज्ञासा जगाने वाली और रचनात्मक बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, एक आसानी यानी कि एक सरल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे, जिन बच्चों को बड़े बड़े वर्ड में, हार्ड वर्ड में, लैंग्वेज में समस्या आती है, तो क्या होता है एक सरल लैंग्वेज, मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किया है ना ये एक सरल लैंग्वेज में तैयार किया है, यानी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए तैयार किया हूँ, ठीक है ना। अच्छे पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। मैंने डिस्कस भी किया है, हर एक टॉपिक्स पे डिस्कस किया, ठीक है ना। इससे आपको क्या होता है, आपको समझने में आसानी होती है। जब समझ लीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन जो दे देंगे तो आप अपने मन से बना करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग उस लेवल पे आ गए हैं, उस लेवल पे आ गए कि आप खुद से, यानी कि सिर्फ डिस्कस को समझ लेंगे तो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। आप 10th के स्टूडेंट नहीं है, 12th के स्टूडेंट नहीं है, बस आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है, कौन से क्वेश्चन है, और उस टॉपिक्स को जो है एग्जाम में लिख देना है, ठीक है ना। बस आप लोगों को रटने की बजाय आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन के प्रमुख तरीके, यानी कि मूल्यांकन जो प्रमुख तरीके हैं ना उसके बारे में लिखने को कह रहे, ठीक है ना। मूल्यांकन के प्रमुख तरीके हैं मौखिक परीक्षा है, यानी कि मूल्यांकन के जो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, गृह कार्य, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और व्यवहार का अवलोकन। इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि, रुचि और योग्यता का आकलन किया जाता है। प्रत्येक पद्धति अपने महत्व और सीमाएं होती है। यानी कि मूल्यांकन किस तरह से होता है, एक होता है मौखिक, यानी कि एक मौखिक तरह से, यानी कि इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार बोलते हैं। साक्षात्कार के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। साक्षात्कार किसके बोलते हैं, साक्षात्कार इसको बोलते हैं जो इंटरव्यू होते हैं, यानी कि आमने सामने दो व्यक्तियों के साथ साझा यानी कि संवाद होता है, उसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है ना। तो मौखिक परीक्षा में भी क्या होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, लिखित परीक्षा में भी होते हैं, गृह कार्य में भी होते हैं, और असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और व्यवहार का अवलोकन में भी, ठीक है ना। आप लोग के असाइनमेंट भी होते होंगे, डीएलएड में बहुत से कॉलेज लेते हैं, बहुत से कॉलेज नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इनमें विद्यार्थियों की उपलब्धि, रुचि और योग्यता का आकलन किया जाता है। इन सब चीज़ों को करते हैं ना तो बच्चों की जो है ना, विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ, यानी कि बच्चों की किस तरह की उपलब्धियाँ है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो योग्यता है, उसका क्या होता है, आकलन किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर के जो प्रश्न है कि अनुशासनहीनता के कारण, यानी कि अनुशासनहीनता के जो कारण है ना उसको लिखना है, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है कि अनुशासनहीनता के कारण है घर का असंतुलित वातावरण, माता पिता की उपेक्षा, अनुचित शिक्षण पद्धति, सहपाठियों का नकारात्मक प्रभाव और विद्यालय का कमजोर प्रबंधन या विद्यार्थियों की प्रगति में बाधक होती है, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, ठीक है ना। आप लोग टीचर है तो आप लोग जब टीचर है तो आप लोग क्या करना पड़ना, बच्चों के आगे आप लोग को सक्रिय रहना। ये नहीं कि आप स्कूल में गए, स्कूल में सो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो एक गुणवत्ता खराब करने वाली विधि है। क्या, तो आप शिक्षक है और शिक्षा स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, जब पढ़ाने जाते हैं तो सोए हुए रहते, तो ऐसा नहीं करना। आपको शिक्षक है, शिक्षा देने जा रहे हैं तो बच्चों को जो समय देना है वो पूरे समय को देना है और अच्छे तरीके से गुणवत्ता वाले समय देना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से बच्चों को समझा देना है, ठीक है ना। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको एक नहीं 2 बार समझाइए, एग्जाम्पल दे करके समझाइए, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को दीजिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाए। एक ना एक एग्जाम्पल को तो वो समझ ही पाएंगे, ठीक है ना। सहपाठियों को नकारात्मक प्रभाव और विद्यालय का कमजोर प्रबंधन, यानी कि विद्यालय को एक व्यवस्थित तरीके से आपको अपनाना है, ठीक है ना। जब आप प्रिंसिपल जब बन जाइएगा ना तो आप लोग क्या करना है, स्कूल में हर एक टीचर्स के ऊपर अच्छे तरीके से गाइड करना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से गाइड करना है ताकि वो
शिक्षक अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सके। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर के जो प्रश्न है कि युगल कार्य पेयर वर्क क्या है। ठीक है ना, तो युगल कार्य में दो विद्यार्थी मिलकर किसी कार्य का समस्या को हल करते हैं। ठीक है ना, यह पद्धति सहयोग, संचार कौशल और सहभागिता को बढ़ाती है। साथ ही विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। यह कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है। यानी कि युगल कार्य क्या है, यानी कि दो व्यक्तियों को एक साथ हर कोई चीज पूछे और उसके सहयोग से जो आंसर मिले ना, उसे हम पेयर वर्क बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि युगल कार्य बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे दो बच्चे हैं, मैं दो बच्चों को चुन लिया, उन दो बच्चों से कुछ पहेली पूछूंगा। ठीक है ना, क्या पूछूंगा, तो पहेली पूछूंगा। ठीक है ना, तो उस पहेली में अगर ये एक बच्चा से पूछे और उस बच्चों को क्या वो पहेली नहीं आया और वही दूसरे जो बच्चे हैं ना उसको आता है, तो वो जो बोलेंगे तो वो क्या हो गया, वो बच्चे बोल करके उसको सहयोग किए। क्या किए, तो सहयोग किए। हम बोलेंगे आप दोनों में से इस पहेली का आंसर निकाले, तो क्या इन दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इस पहेली के कुछ आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर वर्क बोलते हैं, युगल कार्य बोलते हैं। यानी कि दो व्यक्तियों से जो सवाल हमने पूछे और उसका जो जवाब आया उसे हम पेयर वर्क बोलते हैं। यानी कि क्योंकि इसमें दोनों लोग सम्मिलित है, यानी कि पेयर वर्क है, यानी कि युगल कार्य है। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर के प्रश्न क्या है कि फीडबैक क्या है। यानी कि फीडबैक है ना, वो क्या है, तो फीडबैक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के कार्य या उत्तर पर दी गई प्रतिक्रिया है। यह विद्यार्थी को अपनी त्रुटि को समझने और सुधारने का अवसर देता है। सही फीडबैक विद्यार्थियों की प्रगति और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। ठीक है ना, आप लोगों को फीडबैक देना, जैसे आप लोगों का यह क्लास काफ़ी अच्छा है, आप लोगों ने हम लोग से जो सेट लिए थे उन सभी सेट के आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए और उन सभी क्वेश्चन आंसर में से आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो आप लोग हमें फीडबैक दीजिए। यानी कि आप लोगों का नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है ना, आप लोग सभी लोग एक बार फीडबैक जरूर दीजिए हम लोगों को। हम लोग के जो ग्रुप है ना, हम लोग का जो व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स है, वहाँ एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, यानी कि फीडबैक जरूर दे दीजिए। ठीक है ना, अभी फीडबैक दे दीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी दे दीजिए। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक। यानी कि जैसे हम क्लास करवा दिए, ठीक है ना, मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिए थे सभी सेट के या जो लाइव वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ ही क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं तो आप लोग फीडबैक दीजिए। ठीक है ना, जब फीडबैक दीजिएगा आप लोग, तो मैं आगे आने वाले जो और भी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए और भी बेहतर तैयारी करवाऊंगा। ठीक है ना, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के लाऊंगा। ठीक है ना, आप लोग अभी तक सभी सब्जेक्ट के जरूर नहीं लिए हैं, तो आप लोग उसमें कहना चाहता हूँ बिल्कुल मिनिमम फी है। ठीक है ना, तो आप लोग जल्द से जल्द इस पीडीएफ को ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप लोगों का एक एग्जाम हो गया, दो एग्जाम हो गया, अब आने वाले जो एग्जाम है ना उसको बेहतर बनाना है, उसको बेहतर करना है ना, तो बिल्कुल आप लोग हमसे संपर्क करें। ठीक है ना, हम आप लोग आपके सहयोग में हैं, आप लोगों के साथ है। ठीक है ना, आप लोगों का जो एग्जाम अच्छा नहीं भी गया है और आप आने वाले जो एग्जाम है उसको अच्छा करना है, तो आप लोग जरूर हमसे संपर्क कीजिए और सभी सेट के क्वेश्चन आंसर को कीजिए। ठीक है ना, सभी सेट के क्वेश्चन आंसर को कीजिए। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आंसर जो है ना आपको काफ़ी योगदान और काफ़ी लाभ देंगे। ठीक है ना, बहुत से बच्चे बुक ले लिए हैं लेकिन बुक से बोरिंग फील हो रहा है, पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, यानी कि वर्ड उसको समझ ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहा है। ठीक है ना, इसलिए इस क्लास के इस नोट्स को पढ़िए, हर सेट के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है ना, यही क्वेश्चन सब आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर के जो प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान के दोष, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो दोष है ना उसको लिखना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान सीमित दायरे में किया जाता है, जिसके कारण इसके परिणामों का सामान्यीकरण कठिन होता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का पूर्ण पालन नहीं हो पाता है और कभी कभी शोधकर्ता की व्यक्तिगत पक्षपात भी शामिल हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस आंसर को करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समेटिव असेसमेंट क्या है, जिसे आप लोगों को बोल रहा है योगात्मक मूल्यांकन क्या है, उसे हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जिसे हम रचनात्मक आकलन बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक योगात्मक मूल्यांकन वह है जो किसी पाठ्यक्रम, इकाई, सत्र या अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धियों को मापना और उन्हें अंक या ग्रेड देना होता है। यह शिक्षा की अंतिम उपलब्धि का आकलन करना है। ठीक है ना, इसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना,
क्या बोलते हैं, सम्मेटिव, यानी कि आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना, SIP होता है हरियाणा DLED में, ठीक है ना, ये सब क्या है, तो ये सब फॉर्मेटिव है, यानी कि टीचिंग लर्निंग करने के दौरान जो हुआ है, ठीक है ना। और अब जो मेरा थ्योरी का जो पेपर है ना, ये मेरा फाइनल पेपर है। क्या है, तो फाइनल पेपर है। ये क्या हो गया, इसमें हम लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा, योग्यता आकलन में क्या हम लोग का मूल्यांकन किया जाएगा, और उस मूल्यांकन के आधार पे हम लोग को क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही हम लोग आगे के क्लास में प्रमोट हो पाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे का बैक लग गया, यानी कि किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में बहुत ही कम अंक लगाए, तो उसको फिर से एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूं, आप लोग को दोबारा एग्जाम नहीं देना है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, ठीक है, तो देना होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, सब वर्ड में जो है उसको देखेंगे, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन से रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर लिखने को, ठीक है। रचनात्मक जिसे हम फॉर्मेटिव बोलते हैं, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है, यानी कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति को समझना और सुधार करने के अवसर देना। इसमें मौखिक प्रश्न, असाइनमेंट, गतिविधियां आदि होती है, यानी कि आप लोग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे होंगे तो आप लोगों को इसमें क्या होगा, SIP प्रैक्टिकल होता है, तो ये सब क्या है, तो ये सब फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है ना, इसे हम रचनात्मक बोलते हैं। आप लोग जब स्कूल में जाइएगा, स्कूल में जब शिक्षण दीजिएगा, तो अब क्या होता है, अब बच्चे लोगों को क्या होता है, हर मंथ में हर छमाही एग्जाम होता है, जिससे आप लोग को क्या होता है, इससे पता चलता है कि बच्चे की जो उपलब्धियां है ना कैसी है, यानी कि इसका मूल्यांकन हर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस होता है। यानी कि आप 2 चैप्टर पढ़े और 2 चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, तो उस 2 चैप्टर के टेस्ट ये है तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, उसे रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। अब योगात्मक यानी कि सम्मेटिव, यानी कि मूल्यांकन शिक्षण सत्र के अंत में होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापना है। इसमें परीक्षाएं और ग्रेडिंग प्रमुख होती है, दोनों मिलकर शिक्षा का पूर्ण बनाते हैं। यानी कि एक होता है योगात्मक जिसे हम सम्मेटिव बोलते हैं, जिसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब आप लोग साल के अंत में जो एग्जाम होता है, यानी कि आप लोग का जो DLED का जो फाइनल एग्जाम जो हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, तो ये एक योगात्मक है, यानी कि ये एक मूल्यांकन शिक्षण सत्र। इसमें आप लोगों को अच्छे से मूल्यांकन किए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को अंक ग्रेड दिए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को आगे के जो क्लास है उसमें प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके उद्देश्य से विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापना है, यानी कि इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों को माप लिया जाता है और उसको आगे की कक्षा में प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें परीक्षाएं और ग्रेडिंग प्रमुख होते हैं, दोनों मिलकर शिक्षा को पूर्ण बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर के प्रश्न है सेक्शन बी के, ठीक है ना। सहपाठी सहयोगी अधिगम क्या है। सहपाठी सहयोगी अधिगम विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अध्ययन करते हैं, वे एक दूसरे को समझाते हैं, समस्या हल करते हैं और अनुभव साझा करते हैं। इससे सहयोग, संचार कौशल, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है ना। यह विधि क्या है, यह विधि कक्षा को अधिक सक्रिय बनाती है और विद्यार्थियों को आपसी सम्मान और समूह भावना सीखती है। यानी कि क्या है, तो एक सहपाठी से सीखने के साथ क्या होता है, एक अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट से नहीं हो पाता है तो तीसरे स्टूडेंट जब बताते हैं ना, तो सहपाठी के सहयोग से जो आंसर मिलता है ना, तो उसे पता चल जाता है और ये जो ज्ञान मिलता है ना, उससे क्या हो जाता है, एक हमेशा के लिए उसके माइंड में बैठ जाते हैं। यानी कि उसका जो आंसर होता है ना, हमेशा के लिए उसको पता चल जाता है क्या है, ठीक है ना। ये एक अस्थायी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 3 के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता की हुई, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान है ना, उसकी जो आवश्यकता है वो क्यों है, तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और समस्याओं के समाधान हेतु शैक्षिक अनुसंधान आवश्यक है। यह नए शिक्षण तरीकों और तकनीकों के विकास में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है, शिक्षण के नए विकास में क्या करता है, मदद करता है। अच्छे शिक्षक अच्छी गुणवत्ता वाले बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो अनुसंधान आवश्यक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अनुसंधान से शिक्षक, विद्यार्थी और प्रशासन सभी को लाभ मिलता है। यह शिक्षा को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। यानी कि अनुसंधान ही एक ऐसा शिक्षक है जो विद्यार्थियों को और प्रशासक को सभी को लाभ मिलता है, ठीक है ना, और शिक्षा को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, तो उसको देख लेते हैं। 4था नंबर का प्रश्न है कि प्रोजेक्ट योजना के चरण लिखिए। यानी कि प्रोजेक्ट योजना जो है ना, उसके चरण को लिखने, ठीक है ना। तो उत्तर में आपको लिखना है प्रोजेक्ट योजना के मुख्य चरण इस प्रकार है, ठीक है ना।
पहला है कि समस्या का चयन, यानी कि परियोजना योजना जब बनाएंगे तो उसमें समस्याओं को चयन करेंगे, ठीक है। उसके उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कि उसके जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करेंगे। आवश्यक सामग्री और साधन जुटाना, यानी कि उनके जो आवश्यक जो सामग्री होते हैं उसको साधन के रूप में उसको जुटाएंगे, ठीक है ना। कार्य को चरणों में बांटना और क्रियान्वयन करना, ठीक है ना। परिणाम का विश्लेषण करना, यही सब है, ठीक है ना। रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना, यह पद्धति विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव और समस्या समाधान क्षमता देती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न की दृश्य सर्वे साधनों की विशेषता बताइए, यानी कि दृश्य सर्वे जो साधन है ना वो किस तरह का साधन है ना, सर्वे दृश्य उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। दृश्य सर्वे साधन शिक्षा को सरल, रोचक और प्रभावी बनाते हैं। यह विद्यार्थी को देखने और सुनने में दोनों माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें शिक्षा अस्थायी बनती है और कठिन विषय भी आसानी से समझाए जा सकते हैं। चित्र, मॉडल, प्रोजेक्ट, टीवी आदि इसके उदाहरण हैं। यानी कि सर्वे दृश्य सामग्री यानी कि डिजिटल लर्निंग, यानी कि डिजिटल रूप में आप लोगों को अध्ययन कराना, तो एक क्या है, तो एक सरल हो जाता है। क्या होता है, सरल, यानी कि आप कहीं से भी है, यानी कि आप किसी भी जगह से है, आप हर गांव के, हर क्षेत्र के, हर जिले से कहीं से भी हो, लेकिन आप लोग को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही तरह, एक ही सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के आप लोगों को सरल रूप से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेशन मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, तो एक सरल का साधन है सर्वे दृश्य, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल से पढ़ने में, ठीक है ना। यह विद्यार्थियों को देखने, सुनने और माध्यमों से जानकारी प्राप्त होते हैं। यानी कि जब ऑनलाइन करते हैं ना, तो ऑनलाइन क्या होता है, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होते हैं, सुन भी सकते हैं और उनकी जो माध्यम है, उनकी जो जानकारी अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं और प्रदान भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार भी देख सकते हैं, 2 बार में समझ में नहीं आए 3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन एक ना एक बार जरूर समझ में आएंगे, ठीक है ना। इससे शिक्षा अस्थायी बनती है, यानी कि जब इतना बार देख लेते हैं 2 से 3 बार, तो शिक्षा क्या होता है, एक अस्थायी बन जाती है और कठिन विषय भी हमको क्या हो जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। जब आप लोग इन वीडियोस को देखिएगा, इन सभी क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा, तो आप लोग को 1 से 2 बार जब देख लेंगे तो ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। आप लोगों को समझने में क्या हो जाएंगे, आसानी हो जाएंगे। और चित्र, मॉडल और प्रोजेक्टर, टीवी इसके उदाहरण से भी हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको समझा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग उतने बुद्धिमान हैं कि आप लोग हमसे हमारे जो बताए हुए तरीके उसी से समझ जाइएगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, बच्चे लोगों को क्या करना है, ज्यादातर चित्र के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से जो हमें सपोर्टिंग की वजह से आप लोग जो बच्चों को पढ़ाए, उस तरह जितने भी साधन उन सभी साधनों से बच्चों को पढ़ाना है, ताकि बच्चे उन सभी साधनों से आसानी से सीखे। चलते अब अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। 6 नंबर का जो प्रश्न है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण को स्पष्ट करने को कह रहा है, ठीक है ना। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में कक्षा का मुख्य केंद्र शिक्षक होता है। क्या होता है, तो शिक्षक होता है। इसमें शिक्षक ज्ञान का प्रमुख स्रोत होता है और विद्यार्थी केवल श्रोता बने रहते हैं। इस पद्धति में व्याख्यान, लिखित नोट्स और प्रश्नोत्तर का प्रयोग अधिक होता है। इसका लाभ यह है कि यह है कि कम समय में अधिक विषय पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह विधि विद्यार्थियों की सक्रियता और रचनात्मकता को सीमित करती है। यानी कि हम क्या करते हैं, अभी हम शिक्षक केंद्रित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो शिक्षक केंद्रित कर रहे हैं। यानी कि हमारे साथ जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो सभी लोगों का फोकस क्या है, हम शिक्षक है तो हम शिक्षक पे सभी बच्चों का क्या है, तो फोकस है। क्या है, तो फोकस है। उस फोकस के तहत ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो नोट्स हैं, हम जो लिखित व्याख्यान कर रहे हैं, उन सभी को हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप श्रोता बने हुए हैं, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं श्रोता। यानी कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ सक्रिय रहना है, यानी कि आप लोग को इंद्रियों के माध्यम से सक्रिय रहना है। आपको आंख, कान, नाक और सभी को खोल करके इस वीडियोस को देखना है, ठीक है ना। अभी हम क्या है, तो हम शिक्षक केंद्रित कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी बच्चों का क्या है, तो हम ही पे फोकस है, ठीक है। इस तरह आपको लिख देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईसीटी द्वारा शिक्षक का व्यवसायिक विकास, यानी कि आईसीटी द्वारा शिक्षक का जो व्यवसायिक विकास है उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी शिक्षक के व्यवसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन साधनों, शोध सामग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं। ईमेल, ई लर्निंग और स्मार्ट क्लास के द्वारा वो अपने ज्ञान को अध्ययन कर सकते हैं। आईसीटी शिक्षक को आधुनिक और प्रभाव बनाती है, ठीक है ना।
इसमें क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम से सूचना संचार को प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षक व्यावसायिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिख देना। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व, यानी कि सतत व्यापक जो मूल्यांकन है ना उसके महत्व के बारे में लिखना है। ठीक है ना, हर एक महत्व को समझना है और हर एक महत्व को लिखना है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आंसर छोड़ने नहीं है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सीसी विद्यार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। इसमें केवल शैक्षिक उपलब्धि ही नहीं बल्कि खेल, सह शैक्षिक गतिविधियों और रचनात्मकता का भी मूल्यांकन किया जाता है। यह निरंतर प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी की वास्तविक क्षमता सामने आती है। सीसी तनाव को कम करता है और शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाता है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिख देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर सहायक शिक्षण यानी कि CAI के रूप में लिखिए। ठीक है ना, तो कंप्यूटर सहायक शिक्षण CAI में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने, ठीक है ना, और सीखने में सहयोग के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख रूप है ट्यूटोरियल, ड्रिल एवं प्रैक्टिस, सिमुलेशन और गेम्स। यह विधि शिक्षा को रोचक, व्यक्तिगत और प्रभावी बनाती है। इससे छात्र की गति आवश्यकता अनुसार शिक्षा क्या होता है, संभव होती है। ठीक है ना, क्या होता है, शिक्षा संभव होती है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 10 नंबर के प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व लिखिए। ठीक है ना, सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी शैक्षणिक महत्व है उसको लिखने को कह रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको लिखना है कि ICT शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी बनाती है। इसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ई-लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास का उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा को अधिक सुलभ, तेज, आकर्षक बनाती है। ICT के प्रयोग से विद्यार्थी की सक्रियता, रचनात्मकता और ज्ञान की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों के पास इंटरनेट है और इंटरनेट के माध्यम से आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप लोग वीडियोज देख रहे हैं। ठीक है ना, कहीं की क्या होता है, YouTube पे जो क्लासेस होते हैं तो क्या होता है, एक लाइब्रेरी बना दिए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप लोगों को हर सीट पे क्या होता है, हर सीट पे आप लोगों को डिजिटल रूप से आप लोगों को टेब हो गया, टीवी हो गया, या क्या होते हैं, लगा दिए जाते हैं। यानी कि हर सीट पे आप लोगों को एक टीवी होते हैं। इसे हम ई-लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे स्मार्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, कहीं से भी बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 11 नंबर का जो प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या रोल है उसको समझाना है। ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक, सहायक और प्रोत्साहक की भूमिका निभाता है। यह विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखकर गतिविधि आयोजित करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग, खेल और चर्चा के माध्यम से शिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है ना, भूमिका प्रेरक और सहयोगी होती है। बाल केंद्रित शिक्षक ऐसी शिक्षक है यानी कि इसमें बच्चों को क्या दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी कि आप लोगों का एक प्रोग्राम हुआ, यानी कि आप लोगों को 15 अगस्त के मौके पे प्रोग्राम हुआ, 26 जनवरी के मौके पे प्रोग्राम हुआ, तो बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षक को मार्गदर्शन देते हैं। यानी शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। किसमें, तो शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। यानी कि उसके जो स्क्रिप्ट है, यानी कि उसकी जो कहानी है उसको बताते हैं, किस तरह आपको उस कहानी को करना है। यानी कि आपको जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आप लोग किस तरह से आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, किस तरह आप लोग हर क्षेत्र में अलग अलग भाग लिए जाते हैं। ठीक है ना, और उस भाग लिए जाते तो हर जैसे कोई कहानी वगैरह पे भी लिए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह पे आप लोगों को एक मार्गदर्शन दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, और शिक्षा प्रोत्साहक की भूमिका निभाता है। वह विद्यार्थियों की रुचि यानी कि बच्चों को क्या करता है, अंदर से मोटिवेशन करता है, रुचि को लाता है, आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखकर क्या होता है, आवश्यकता क्षमता का ध्यान में रखकर गतिविधियां आयोजित करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग, खेल और चर्चा के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है ना, उसकी भूमिका प्रेरक और सहयोगी होती है। ठीक है ना, क्या होता है, तो सहयोगी होती है। जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब शिक्षक के द्वारा जब उसके तैयार कर दिए जाते हैं तो एक बाल केंद्रित, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सभी लोग देख सकते हैं, यानी कि जितने भी लोग होते हैं देखते हैं। ठीक है ना, आप लोग खेल के ऊपर क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। यानी कि खेल जब बच्चे, जैसे क्रिकेट हो गए, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, एक
सर होते हैं, वो सर बताते हैं किस तरह आपको खेलने हैं, किस तरह आपको बैटिंग करने हैं, किस तरह आपको चौके लगाने हैं, किस तरह छक्के लगाने हैं, ये सब बताते हैं, ठीक है ना। और जब बता लेते हैं तो तभी वो क्या होते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं, अच्छे ढंग के खिलाड़ी बन जाते हैं। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली साहब जो है ना अच्छे खिलाड़ी है, यानी कि अच्छे बैटर्स हैं, ठीक है ना। वो क्या है, तो वो एक टीचर से ही सीखे हैं और टीचर से ही सीख करके क्या है, खेल को इतने अच्छे प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ पे हजारों हजार नहीं लाखों करोड़ों लोग इसे चाहने वाले हैं और इसे देखते हैं, क्योंकि तो खेल के माध्यम से ही क्या है, एक प्रेरणादायक है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देना है। और बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शन होता है, यानी कि उसको बताया जाता है किस तरह के परफॉर्म करने हैं और उसको प्रोत्साहन की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 12 नंबर के जो प्रश्न है कि अधिगम संसाधन प्रबंधन का महत्व, यानी कि अधिगम संसाधन प्रबंधन का जो महत्व है उसके बारे में कहना है। तो अधिगम संसाधन प्रबंधन शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाता है। इसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ऑडियो वीडियो साधन, ICT और मानव संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। यह शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक बनाता है। क्या होता है, आकर्षक बनाता है। संसाधनों का सही प्रबंधन विद्यार्थियों की रुचि, दक्षता और समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले कौन से प्रश्न है देख लेते हैं। कक्षा प्रबंधन के सोपान, यानी कि कक्षा प्रबंधन है ना उसके सोपान क्या है उसको लिखना है। तो उत्तर है कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए और विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से जोड़ना चाहिए। समय का सदुपयोग, सहयोगी वातावरण, संसाधनों का उचित प्रयोग और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना इसके मुख्य सोपान है। एक अच्छी तरह प्रबंधित कक्षा शिक्षक को सरल और व्यवस्थित बनाती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हुए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के लिए योजना का महत्व, यानी कि शिक्षण के लिए योजना का जो महत्व उसको लिखना है, ठीक है ना। शिक्षण योजना शिक्षक को अपने पाठ को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद करती है। योजना के से समय का सही उपयोग होता है, उद्देश्य स्पष्ट होते हैं और संसाधनों का उचित प्रयोग होता है। यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गतिविधियों का निर्धारित करती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। और योजना शिक्षण को सफल बनाती है, इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चंस कौन से, ठीक है ना। अनुशासनहीनता के कारण और निवारण, यानी कि अनुशासनहीनता के जो कारण है और उसके जो निवारण है ना उसको लिखना है। तो अनुशासनहीनता के कारणों में परिवार की उपेक्षा, गलत मित्र मंडली, अनुचित शिक्षण पद्धति और विद्यालयी वातावरण की कमी शामिल है। निवारण के लिए शिक्षक को प्रेम और सहानुभूति से मार्गदर्शन करना चाहिए। माता पिता का सहयोग, सकारात्मक कक्षा वातावरण और रोचक शिक्षक पद्धति भी अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने इतने मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक करने में कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ तो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, ठीक है ना। नहीं तो आप लोगों का क्लास छूट भी सकता है अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रेरणा की विधियां, यानी कि प्रेरणा की जो विधियां है ना उसको लिखना है। तो प्रेरणा की प्रमुख विधियां है पहला है पुरस्कार और प्रशंसा, यानी कि प्रतियोगिताएं, लक्ष्य निर्धारण और रुचि कर, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। सामग्री और सीखने के अवसर प्रदान करना, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों को मान्यता देकर उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। प्रेरणा से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और मेहनत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर, यानी कि अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में जो अंतर है ना उसको लिखना है, ठीक है ना। अनुसंधान व्यापक स्तर पर किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सामान्य सिद्धांत और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका उद्देश्य नई जानकारी प्राप्त करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित स्तर पर शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की समस्या को हल करने हेतु किया जाता है। यह व्यवहारिक और त्वरित समाधान पर केंद्रित होता है। क्या होता है, त्वरित समाधान पर केंद्रित होता है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत अध्ययन कार्यक्रम क्या है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन कार्यक्रम क्या है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अध्ययन कार्यक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपनी गति, क्षमता और रुचि के अनुसार अध्ययन करते हैं। इसमें आत्म अनुशासन, योजना और जिम्मेदारी की आवश्यकता
होती है, ठीक है ना। यह विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाता है और आजीवन सीखने की आदत विकसित करता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। क्या होता है शिक्षक, क्या होता है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। बच्चों को क्या होता है एक सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर है, ठीक है ना, सुविधादाता प्रदान करते कौन, तो शिक्षक करते हैं, ठीक है ना। बच्चों को क्षमता को, रुचि को क्या करते हैं अंदर से जो मोटिवेट करते हैं वो टीचर ही करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे की प्रश्न की ओर देख लेते हैं, ठीक है। सहकारी अधिगम क्या है, यानी कि सहकारी अधिगम जो है ना उसके जो सहकारी अधिगम के लाभ है, क्या करें सहकारी अधिगम के लाभ, ठीक है। उत्तर में लिखना है कि सहकारी अधिगम में विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य करते हैं। क्या होता है जब सहकारी अधिगम होता है ना, यानी कि सभी लोग को एक साथ मिलकर के अधिगम करना, तो उसे क्या कहते हैं समूह में मिलकर कार्य करना। इसके लाभ है सहयोग, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कौशल का विकास। विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और जटिल समस्या को आसानी से हल करते हैं। यह पद्धति कक्षा का सक्रिय और रोचक बनाती है। यानी कि जब समूह है, समूह में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट यानी कि उस प्रोजेक्ट को बनाना है, यानी कि इसमें बहुत से समूह होते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो कि हर एक समूह कुछ ना कुछ योगदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जो सब धीरे धीरे कोई ना कोई सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है एक जटिल यानी कि एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते भी है और वो काम भी आसान हो जाता है, वह काम या प्रोजेक्ट तैयार भी हो जाता है। यह पद्धति कक्षा को सक्रिय और रोचक भी बनाती है, ठीक है ना। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट दे दिए किसी गृह कार्य पे, ठीक है ना, किसी फंक्शन वगैरह पर, ठीक है ना, इस तरह लाभ यानी कि सहकारी अधिगम यानी कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर के ग्रुप लेवल पे आप लोगों को क्या करना है इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है, तो ये क्या होता है सहकारी अधिगम हो गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। रिपोर्ट लेखन का महत्व, यानी कि रिपोर्ट लेखन का जो महत्व है उसको लिखना है। तो रिपोर्ट लेखन किसी घटना गतिविधि या अनुसंधान का व्यवस्थित विवरण है। इसका महत्व यह है कि यह तथ्यों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षा में रिपोर्ट लेखन से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को निष्कर्ष निकालने, भविष्य की योजना सुनने बनाने और अनुभवों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है, हर एक क्वेश्चन आंसर को करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आधारित शिक्षा के लाभ, यानी कि कंप्यूटर आधारित जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके जो लाभ है वो क्या है, ठीक है ना। कंप्यूटर आधारित शिक्षा से विद्यार्थी तेजी से और अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। यह शिक्षा को रोचक, दृश्यात्मक और व्यवस्थित बनती है, यानी कि इंटरनेट और मल्टीमीडिया संसाधनों से ज्ञान का विस्तार होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर शिक्षा में समय क्या होता है, कंप्यूटर शिक्षा में समय और श्रम बचता है तथा विद्यार्थियों की सक्रियता और सहभागिता बढ़ता है, ठीक है ना। कंप्यूटर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, या मोबाइल से ही देख रहे हैं, कंप्यूटर से ही देख रहे हैं ना, तो आप लोग क्या है तो तेजी से और अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। फिर यानी कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि आप धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो तेजी से, यानी कि ये जो वीडियो है ना आप तेजी से देखना चाहते हैं, ये वीडियो क्या है तो तेजी से देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं तो तेजी से देखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा तेजी से भी देख सकते हैं। ये कंप्यूटर में है, ठीक है ना। आपको कम धीमी गति से देखना है तो आप क्या कीजिएगा आप कम करिए, इस वीडियो को कम भी कर सकते हैं और कम गति में भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है तो कंप्यूटर के फायदे हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो तेज करके भी देख सकते हैं, वीडियो को कम करके भी देख सकते हैं, तो ये सब कंप्यूटर में ही तो फायदे हैं ना। तो फायदे यही सब है कंप्यूटर्स के, ठीक है ना, मोबाइल्स के, ठीक है ना। तो दृश्यात्मक यानी कि इसमें हम दृश्यात्मक तरीके से देखते हैं, व्यक्तिगत बनाते हैं, इंटरनेट मल्टीमीडिया संसाधनों से ज्ञान विस्तार होता है, यानी कि इंटरनेट होना जरूरी है तभी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर शिक्षा में समय और श्रम बचता है, यानी कि जब कंप्यूटर से शिक्षा आप लोग कीजिएगा तो आप लोग क्या हो रहा है समय बच रहा है, क्या हो रहा है तो समय बच रहा है। अगर आप लोगों के पास यह साधन नहीं होता तो आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बुक से निकालते, फिर बुक से क्या करते उसमें से लिखते, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत समय लग जाता है, काफी मेहनत भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को क्या है तो इंटरनेट के ही साधन है कि आप लोग कंप्यूटर के ही माध्यम से क्या कर रहे हैं, आप लोग को चुना हुआ यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, बिना कोई मेहनत के। बस आप लोगों को क्या करना है अच्छे तरीके से देखना है और समझना है, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई शर्म वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है ना, आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब फायदे। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका अनुशासन बनाए रखने में क्या है, यानी कि शिक्षक की भूमिका का जो है ना अनुशासन जो बनाए रखने में क्या भूमिका है। शिक्षण अनुशासन बनाए रखने में आदर्श मार्गदर्शन और प्रेरक की भूमिका निभाता है। उसे विद्यार्थियों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। वह विद्यार्थियों की समस्या को समझकर उन्हें
समाधान प्राप्त करना चाहिए। निष्पक्षता और सहानुभूति से व्यवहार करने वाला शिक्षक अनुशासन स्थापित करने में सफल होता है। यानी कि शिक्षक को अनुशासन बनाए रखना चाहिए, किसके, तो बच्ची के प्रति अनुशासन बनाए रखना चाहिए, यानी कि उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप टीचर है तो बच्चों के साथ बुरे बर्ताव करेंगे, ऐसा नहीं करना। आप लोग को अनुशासन के साथ, आप लोग को बच्चों को आदर्श के साथ, यानी कि आइडियल्स के साथ आप लोग को बच्चों के साथ भूमिका को निभाना है, ठीक है ना। आप लोगों को प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी कि आप लोगों को प्रेम के रूप में आप लोग को बच्चों को समझाना चाहिए, प्रेम वर्ड बोलना चाहिए, एक गलत सदर वर्ड नहीं बोलना चाहिए जिससे बच्चे के हृदय में गलत ठेस पहुंचे, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, बच्चों का जो है ना सकारात्मक वातावरण में बनाना चाहिए, और वह विद्यार्थी की समस्या को समझकर उन्हें समाधान प्रदान करना है। यानी कि जो विद्यार्थी की जो समस्या है ना, उस समस्या को समाधान भी आपको ही करना है, ठीक है ना। विद्यार्थियों की जो समस्या है उस समस्या को चुन करके निकाल करके, जैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन को चुन करके निकालना है, तो आप लोग को बच्चों को उन समस्या को चुन करके निकालना है जिस समस्या से वो काफी परेशान है, ठीक है ना। तो उस समस्या को आपको हल करना है। निष्पक्षता और सहानुभूति से व्यवहार करने वाले शिक्षक अनुशासन स्तर पर हमेशा क्या होते हैं, तो सफल रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस तरह कीजिएगा तो आप लोग सफल रहिएगा, और आपके जो बच्चे हैं वो भी सफल होंगे, ठीक है ना। और आपके जो बच्चे हैं आप लोग को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए और वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यही आप लोगों को अनुशासन बनाए रखना है बच्चे के प्रति, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतत अधिगम की आवश्यकता। सतत अधिगम की आवश्यकता क्या है, तो सतत अधिगम जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। यह व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने के नए कौशल सीखने और ज्ञान को अध्ययन करने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सतत अधिगम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आधुनिक तकनीक क्या है, दोनों आधुनिक तकनीक और जानकारी से जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, तकनीक और जानकारी से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिखना है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता का आकलन करना है। इसके माध्यम से शिक्षण की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की प्रगति और उनकी कमजोरियों का पता चलता है, ठीक है ना। मूल्यांकन भविष्य की योजना, सुधार और समग्र विकास का आधार है, ठीक है ना। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता है, मूल्यांकन का एक ऐसा भी उद्देश्य है कि बल्कि विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो आप लोगों के एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम जब दीजिएगा ना तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इससे रिलेटेड, यानी कि आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिख देते हैं ना तो आपको क्या अंक दिए जाते हैं, क्या होते हैं अंक दिए जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपको अंक नहीं दिए जाते। यानी कि मूल्यांकन जब करता है ना तो आप लोगों की जो उपलब्धि है तो क्या होते हैं टीचर्स समझ जाते हैं, यानी कि उसको अंक देना चाहिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हर कोई इसका सटीक आंसर नहीं लिख सकता है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे की इसका सटीक आंसर नहीं लिखता है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने अंदाज में लिख सकता है। तो शिक्षक समझ जाता है कि इसने अंदर कुछ गुण हैं, यानी कि उसके अंदर गुणवत्ता है कि उन आकलन को अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है ना। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे, डीलेट तो है ही है, कुछ भी लिख देंगे तो हम पास ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इससे आपको रिलेटेड लिखने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करने हैं, ठीक है ना। आप सटीक आंसर नहीं लिख सकते हैं तो इससे टूटी फूटी लफ्जों में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लीजिए, तभी आप लोग को अंक देंगे, ठीक है ना। तो आपको टीचर समझ जाते हैं मूल्यांकन करने के टाइम में, ठीक है ना। तो आप इससे रिलेटेड भी लिखिएगा तो आपको मूल्यांकन करने में आपको टीचर्स नंबर देंगे, ठीक है ना। इसके माध्यम से शिक्षण की गुणवत्ता, विद्यार्थी की प्रगति, उसकी कमजोरी को पता चलता है। यानी कि जब आप क्वेश्चंस कुछ और है आंसर कुछ और दीजिएगा तो आपकी जो कमजोरी है ना वो पता चल जाए, किसको, तो टीचर को पता चल जाए। यानी कि जो मूल्यांकन करेंगे आपकी कॉपी को वो उसका पता चल जाए कि आप उस लायक नहीं है, ठीक है ना। आपके अंदर कमजोरी है तो आपको क्या कर देंगे, बैक लगा देंगे, फिर से आप पढ़िए और फिर से एग्जाम दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों के पास जो समय है उस समय को बेहतर करना है तो आप सभी सेट के क्वेश्चंस को कीजिए और मैं जो VVI क्वेश्चंस है उसको पढ़िए, ठीक है ना। बुक वगैरह नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यही से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कमजोरी का पता चल जाता है, ठीक है ना, तो वही बैक लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे रिलेटेड लिखिएगा तो आपको मूल्यांकन जो करते हैं उसको पता है कि वो आगे सुधार कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको नंबर दे देते हैं और पास कर देते हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखते उसको बैक लगा देते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
परियोजना विधि के लाभ, यानी कि परियोजना विधि है ना उसके लाभ क्या है ना उसको लिखना है। तो परियोजना विधि से विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करते हैं। इससे रचनात्मकता, सहयोग और समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। यह विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती है और शिक्षा को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करती है। इससे सीखना अस्थायी और रोचक बनता है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चंस के हर सेक्शन के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। ठीक है ना, काफ़ी मेहनत लगता है इस पीडीएफ को तैयार करने में, वीडियोस को बनाने में, फिर इस तरह के बनाने के बाद उसको डालने में। ठीक है ना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना, जो कि 8 नंबर में पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है ना, 8 नंबर में पूछे जाते हैं, 200 शब्द में लिखने होंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई के उद्देश्य और महत्व पर निबंध लिखिए। यानी कि सीसीई के उद्देश्य है ना उसके जो महत्व है उस पर निबंध लिखने को कह रहे हैं। ठीक है ना, तो उस पर निबंध लिखेंगे। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई बोलते हैं, शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के समग्र विकास का आकलन करना है। परंपरागत परीक्षाओं में केवल अंक और स्मृति पर ध्यान दिया जाता था, जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता सामने नहीं आती थी। सीसीई में न केवल शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन किया जाता है बल्कि खेल, शैक्षिक गतिविधि, रचनात्मक और सामाजिक कौशल का भी मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन सतत रूप से पूरे वर्ष किया जाता है। ठीक है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा व्यापक मूल्यांकन है न कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन से ही नहीं बल्कि आप लोग को रचनात्मक जो क्रिया कर रहे हैं, आप जो खेल के जो प्रदर्शन कर रहे हैं शैक्षणिक तौर पे, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। हर साल के पूरे वर्ष किए जाते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, ये आगे भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है ना, यह मूल्यांकन सतत रूप से पूरे वर्ष किया जाता है ताकि विद्यार्थियों की प्रगति का सही चित्र सामने आ सके। सीसीई तनाव को कम करता है और विद्यार्थियों को अपनी रुचि व प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देता है। ठीक है ना, शिक्षक को भी इससे विद्यार्थी की कमजोरियों और शक्तियों का ज्ञान होता है। ठीक है ना, जिससे वह उचित मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। अतः क्या है कि सीसीई शिक्षा को अधिक उपयोगी और प्रभावी विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु आवश्यक बनाता है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत और महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा है ना उसके सिद्धांत क्या है और उसके जो महत्व है ना उसको स्पष्ट करने को कह रहे हैं। ठीक है ना, तो बाल केंद्रित शिक्षा का आधार यह विचार है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बालक होना चाहिए। इसमें बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षक यहाँ मार्गदर्शन और सहयोगी की भूमिका निभाता है, न कि केवल ज्ञान का प्रदाता। ठीक है ना, इस तरह आपको लिखने है। ठीक है ना, इस शिक्षा में गतिविधियां, खेल, प्रयोग और परियोजनाएं प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। बालक स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। इससे उसका आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार किया जाता है। क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को केवल परीक्षा देने के लिए नहीं बल्कि उनके जो जीवन है उन जीवन को जीने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है ना, यह उनमें आत्मनिर्भरता, सामाजिकता और जिम्मेदारी का विकास करती है। ठीक है ना, अतः यह शिक्षा प्रणाली आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत क्या है? तो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? ठीक है ना, तीसरा प्रश्न है कि शिक्षक की भूमिका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। ठीक है ना, उत्तर लिखना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका बहुत बदल गई। पहले शिक्षक को केवल ज्ञान प्रदाता माना जाता था, लेकिन आज वह मार्गदर्शक, सहयोगी और प्रेरक की भूमिका निभाता है। ठीक है ना, शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षण को योजना बनाता है। वह आईसीटी और अन्य आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाता है। इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है ना, आपको इतने अच्छे तरीके से लिख दिएगा तो आपको पूरी के पूरी नंबर दे दिए जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर को कीजिए और आपको नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड आप जब सुने रहिएगा तो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लिख पाइएगा। इसलिए कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है ना, जिन बच्चों ने पेपर ए, पेपर 2 कोड के जितने भी क्वेश्चन आंसर किए हैं उन सभी को पता चल गया होगा कितने क्वेश्चंस मेरे गैस पेपर से आए हैं। ठीक है ना,
अब चलते हैं और जो सेट हैं उनसे कितने क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो शिक्षक केवल वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता बल्कि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य, नैतिकता और जीवन कौशल का भी विकास करता है। वह कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण बनाता है ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सके। संक्षेप, आधुनिक शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और रचनात्मक तरीके से क्या होता है नागरिक बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। अभी हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को नहीं दे रहे बल्कि कुछ बाहरी भी ज्ञान है। उस बाहरी ज्ञान के एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि आप उस एग्जाम्पल के साथ समझ सके और उस समझने के तरीके से आप उस तरीके क्वेश्चंस को हल कर सके। इसलिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। पुस्तकीय ज्ञान देंगे तो आपको बोरिंग फील होगा। क्या होगा, बोरिंग फील होगा, आप कुछ नए चीज सीखने को मिलेंगे ही नहीं। इसलिए ज्ञान क्या करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग को समझना है और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग को क्वेश्चन आंसर करने, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर के जो प्रश्न है कि पाठ योजना का महत्व स्पष्ट कीजिए। पाठ योजना का जो महत्व है ना उसको स्पष्ट करने को कह रहे हैं, ठीक है, उसको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो उत्तर देखेंगे पाठ योजना शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। यह शिक्षक को शिक्षण को व्यवस्थित और सफल बनाने में मदद करती है। एक अच्छी पाठ योजना में उद्देश्यों, विषय वस्तु, विधियों, गतिविधियों और मूल्यांकन का स्पष्ट विवरण होता है। पाठ योजना से शिक्षक को समय का सदुपयोग करने में सहायता मिलती है। इससे कक्षा शिक्षण में क्या होता है, अचानक आने वाली कठिनाइयां कम हो जाती है, ठीक है ना। जब अचानक जो कठिनाइयां आती है ना वो क्या हो जाती है, कम होती है। और यह विद्यार्थियों की आवश्यकता और स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है जिससे सभी विद्यार्थी को समान रूप से लाभ मिलता है, ठीक है ना। पाठ योजना से शिक्षक आत्मविश्वास के साथ कक्षा का संचालन करता है। यह शिक्षा को प्रभावी, सार्थक और लक्ष्य उन्मुख बनाती है, ठीक है ना। इस प्रकार पाठ योजना शिक्षक की सफलता की कुंजी मानी जाती है, ठीक है ना, चाबी मानी जाती है और इसे प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको करना, इंग्लिश में भी है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर यानी कि सेक्शन सी के 5वें नंबर प्रश्न है शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। आज के युग में शिक्षा और प्रौद्योगिकी का गहरा संबंध है। प्रौद्योगिकी शिक्षा को आधुनिक, रोचक और प्रभावी बनाती है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास और ई लाइब्रेरी जैसे संसाधनों का उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के अवसर देती है। वे ऑनलाइन सामग्री, वीडियो सिमुलेशन और वर्चुअल लैब के माध्यम से विषय को गहरी से समझ सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों बढ़ती है, ठीक है ना। इस तरह आपको क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम से जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप लोगों की वहन शक्ति है यानी कि समझने की जो शक्ति है क्या होती है, एक अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि गहराई के रूप में आप समझ जाते हैं, ठीक है ना। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों बढ़ती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। शिक्षक भी प्रौद्योगिकी की मदद से अपने ज्ञान को अध्ययन रख सकता है और शिक्षण पद्धतियों में सुधार कर सकता है, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी शिक्षा को समय अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर को करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। 6 नंबर का प्रश्न है कि अनुशासन का महत्व शिक्षा में स्पष्ट कीजिए, यानी कि अनुशासन जो है ना उसका जो महत्व हम लोगों की शिक्षा में क्या है उसके बारे में स्पष्ट करने के कह रहे, ठीक है ना। अनुशासन शिक्षा का आधार स्तंभ है, क्या है, तो अनुशासन शिक्षा का आधार स्तंभ है, क्या है, कि एक स्तंभ है। यह एक विद्यार्थी में समय पालन, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। अनुशासन के बिना शिक्षक की प्रक्रिया हो जाती है और कक्षा का वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। अनुशासन से विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह केवल नियम पालन नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है ना। अनुशासन क्या है, तो अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन के बिना हम लोग शिक्षण प्रक्रिया से बाधित हो जाते हैं, ठीक है ना। अनुशासन यानी कि अनुशासन से तहत हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। जैसे आपका एग्जाम ये है, ठीक है ना, आपका पेपर कोड 103 का भी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 103 पेपर कोड को देखिएगा और जो 103 पेपर कोड के जो एग्जाम होंगे तो उसके क्या कीजिएगा, देख करके आपको इस एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन आंसर को कीजिए। तो क्या है, एक अनुशासन का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो
जिस डेट का एग्जाम है उस डेट के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आज बहुत सारे बच्चे क्या है कि एग्जाम 103 पेपर कोड का है, अब पेपर कोड क्या पढ़ रहे हैं 106 पढ़ रहे हैं, तो क्या है तो एक अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है, और अनुशासन का जो पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, उसका नुकसान होगा, उसको काफी क्षति पहुंचेगी। जब उसका समय आएगा ना, जब वो एग्जाम देगा तो वो काफी निराशापूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अनुशासन बनाए रखना है और सक्रिय रूप से हर एक चीज को समझना है। जो चीज हमारे लिए जिस इंपॉर्टेंट समय पे है उस इंपॉर्टेंट समय पे करना है, ठीक है ना। समय के साथ साथ हर चीज को करना है, ठीक है। अब अगले शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर दंड की बजाय प्रेम, सहानुभूति और प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर दंड की बजाय प्रेम, यानी कि बहुत से क्लास में हल्ले चिल्ले बच्चे करते हैं, यानी कि अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कठोर दंड की बजाय, यानी कि कोई इसको सजा नहीं दिया जाना, यानी कि उसको मारना पीटना नहीं, बल्कि सहानुभूति और प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि उसको बच्चों को समझाना चाहिए कि ये क्लासरूम है, यहाँ शिक्षा दी जाती है, यानी कि यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है, यहाँ पे आप लोग को हल्ला नहीं करना है, यहाँ पे कोई गतिविधि या कोई बुरे व्यवहार नहीं करने, ठीक है ना। आप लोगों को एक डिसिप्लिन के साथ क्लास में आने हैं, डिसिप्लिन के साथ हर एक वर्ड को समझने हैं, ठीक है ना। तो बच्चे कहेंगे प्रेम से समझाएंगे तो बच्चे सहानुभूति और प्रेरणा का प्रयोग करके अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके साथ वो आगे आने वाले जो समय है उसमें कुछ अल्टर सल्टर नहीं करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और अनुशासन के साथ डिसिप्लिन के साथ वो अपने पढ़ाई को करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला है कि अनुशासन से विद्यार्थी में आत्मविश्वास और नैतिकता और समझ उपयोगी व्यवहार का विकास होता है। शिक्षा में अनुशासन का महत्व अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिख देने, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च के उद्देश्य और लाभ, ठीक है ना। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के उद्देश्य और लाभ, ठीक है ना। हिंदी में लिखना है क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो शिक्षक अपनी कक्षा की वास्तविक समस्याओं के समाधान, ठीक है ना, हेतु करता है, ठीक है ना, हेतु करता है। इसका उद्देश्य शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार करना और विद्यार्थियों की कठिनाइयों का त्वरित समाधान करना, यानी कि बच्चों की जो समस्या है ना उस समस्या को तुरंत समाधान कर देना, ठीक है ना। जब बच्चे की जो कठिनाइयां आती है पढ़ने में तो उसको क्या करना है, बच्चों को हेल्प के साथ यानी कि बच्चों को त्वरित यानी कि तुरंत आपको उस समस्या को समाधान कर देना है, ठीक है ना। जो समस्या खोज करके समाधान करे लेकिन उसको समाधान करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि इसके प्रमुख उद्देश्य है कि कक्षा की समस्याओं की पहचान, शिक्षण पद्धति में सुधार और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। इसके लाभ यह है कि केवल व्यवहारिक नहीं तुरंत लागू किया जा सकता है और परिणाम सीधे कक्षा के हित में उपयोगी होते, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। यह शिक्षक को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाता है तथा विद्यार्थियों को बेहतर विद्या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है। इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व, यानी कि शिक्षण में सहायक सामग्री का जो महत्व उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग आवश्यक है। सहायक सामग्री में चार्ट, मॉडल, चित्र, नक्शे, प्रोजेक्टर और डिजिटल क्या होता है, डिजिटल संसाधन शामिल है। इसमें विद्यार्थी कठिन विषयों को आसानी से समझ जाते हैं। सहायक सामग्री से शिक्षा रोचक, आकर्षक और अस्थायी बनती है, ठीक है ना। यह विद्यार्थियों की जिज्ञासा से जगती है, ठीक है ना, और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। शिक्षक भी सहायक सामग्री की मदद से अमूर्त अवस्थाओं को सरलता से समझा सकता है, ठीक है ना। सहायक सामग्री शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों को क्या करना है, डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, यानी कि बच्चों को हम नक्शे दिखा रहे हैं तो बच्चे नक्शे के बता रहे हैं तो आपको उसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बल्कि नक्शे के चित्र को जो दिखाएंगे और बच्चों को जो समझाएंगे ना तो वो जल्दी समझ में आएगा, यानी कि सर्वांगीण विकास तेजी से होगा, ठीक है ना। बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी लेकर के उसे आसानी से सीख जाएंगे, सरल तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। जब चित्र रहेंगे तो चित्र के साथ साथ शिक्षक क्या कर रहे हैं, अमूर्त यानी कि अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के मदद से आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हिंदी वाले अब चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में पुस्तकालय का महत्व, यानी कि शिक्षा है ना उसमें पुस्तकालय का क्या महत्व है, यानी कि पुस्तकालय जो होते हैं उस पुस्तकालय के क्या महत्व है। हर स्कूल में एक पुस्तकालय होते हैं लेकिन उसके जो महत्व है ना उसको समझना है और उस समझने के साथ उसको पालन भी करवाना है और करना है, ठीक है ना।
पुस्तकालय शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह ज्ञान का भंडार है जहाँ विद्यार्थी पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और शोध सामग्री से लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। पुस्तकालय आत्म अध्ययन की आदत विकसित करता है और विद्यार्थी को स्वाध्याय, चिंतन और अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से विद्यार्थी विषय की गहराई तक पहुंचते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाते हैं, ठीक है ना। पुस्तकालय विद्यार्थी में अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है, ठीक है ना। शिक्षक के लिए पुस्तक शिक्षण सामग्री और संदर्भ स्रोत के रूप में अत्यंत उपयोगी होती है, ठीक है ना। पुस्तकालय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और ज्ञान को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पुस्तकालय एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, सभी तरह के बुक होते हैं, सभी ऑथर्स के बुक होते हैं, सभी राइटर्स के बुक होते हैं, ठीक है ना। और पुस्तकालय में एक ही जगह, एक ही स्थान पे बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं और शिक्षा को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब 10 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं, ठीक है ना। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि का महत्व, यानी कि शिक्षा में जो प्रोजेक्ट उसका क्या महत्व है, ठीक है ना, उस विधि को बारे में बताना है, ठीक है। तो हिंदी में हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट विधि आधुनिक शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करते हैं। इसमें छात्र किसी विषय पर जानकारी, क्या होता है, किसी विषय पर जानकारी एकत्र करते हैं। क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, उसे विश्लेषित करते हैं और परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और सहयोग की भावना विकसित करती है। प्रोजेक्ट विधि शिक्षा को व्यवहारिक और अनुभवात्मक बनती है। विद्यार्थी केवल किताबों से नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थिति से सीखते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वास्तविक परिस्थिति से सीखते हैं। शिक्षक यहाँ मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। इस पद्धति से विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनते हैं और शिक्षा का अस्थायी प्रभाव प्राप्त होता है। क्या होता है, शिक्षक यहाँ क्या होता है, मार्गदर्शन होते हैं और उसकी भूमिका को निभाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, ठीक है ना, और शिक्षा का अस्थायी प्रभाव प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। अतः प्रोजेक्ट विधि शिक्षा को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाती है। इस तरह आपको लिखनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर के कि सतत अधिगम यानी कि कंटिन्यूअस लर्निंग का महत्व, यानी कि सतत अधिगम है वो क्या है, उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सतत अधिगम का अर्थ है जीवन भर सीखते रहना, ठीक है ना। ये आधुनिक युग की आवश्यकता है क्योंकि ज्ञान और तकनीक लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होते हैं, तकनीक नए नए आते हैं, क्या होते हैं, तकनीक नए नए आते हैं और लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है ना। सतत अधिगम से व्यक्ति नए कौशल विकसित करता है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल ढालना और प्रतिस्पर्धी बनना। और शिक्षा में सतत अधिगम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अत्यंत रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अध्ययन रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। समय के अनुसार क्या होता है, हर चीज परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो यह व्यक्ति में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता विकसित करता है। सतत अधिगम आजीवन शिक्षा का आधार है जो व्यक्ति को समाज में उपयोगी और सफल बनाता है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। अतः है कि सतत अधिगम शिक्षा और जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 12 नंबर के क्वेश्चन है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, यानी कि शिक्षक जो होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, उनके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बारे में देखेंगे तो उत्तर में है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध शिक्षा की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संबंध केवल ज्ञान देने और लेने का तक सीमित नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी जुड़ा होता है। एक अच्छा जीवन अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और निष्पक्षता दिखाता है। शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या को समझकर उन्हें समाधान करता है। क्या करता है, समस्या को समाधान करता है। यह संबंध विश्वास, सहयोग और सम्मान पर आधारित होता है। जब विद्यार्थी अपने शिक्षक से सहजता महसूस करते हैं तब वे अपनी जिज्ञासाएं और कठिनाइयां निडर होकर व्यक्त कर सकते हैं। क्या करते हैं, निडर होकर के व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अतः शिक्षक और विद्यार्थी का सकारात्मक संबंध शिक्षा को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा में तकनीकी साधनों की आवश्यकता है, यानी कि शिक्षा है ना उसमें तकनीकी के जो साधन है उन साधनों की आवश्यकता के बारे में कह रहे, ठीक है ना। तो उत्तर देखेंगे कि आज के युग में शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी साधनों का प्रयोग अनिवार्य है। तकनीकी साधनों में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और ऑडियो वीडियो उपकरण शामिल है। क्या है, तो ऑडियो वीडियो भी उपकरण शामिल है। इन साधनों से शिक्षा अधिक रोचक और समझने योग्य बनती है, ठीक है ना। आप लोग जो कर रहे हैं ना अभी जो क्लास है तो क्या है, आप लोग का एक साधन है, एक
प्रोजेक्टर के माध्यम से, एक ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इन साधनों से शिक्षा अधिक रोचक और समझने योग्य बनती है। आपको क्या हो रहा है, एक रोचक है और समझने में क्या होती है, आसानी होती है। विद्यार्थी कठिन विषय को दृश्य और सर्वे अनुभव से आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि दृश्य देख रहे हैं आप, सुन भी रहे हैं और आसानी से अनुभव प्राप्त भी कर रहे हैं, आसानी से समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। तकनीकी साधनों से शिक्षा हर वर्ग हर क्षेत्र तक पहुंचाई जा सकती है। यह समय और धर्म दोनों की बचत होता है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को समय बचा रहे, क्या कर रहे हैं, समय बचा रहे और मेहनत को बचा रहे हैं। और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, शिक्षा को पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या मैं आप लोग कहीं और है और मैं कहीं और, तो क्या है, तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा को प्रदान कर, यही साधन है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न अगले और, ठीक है ना। अतः क्या है, तो तकनीकी साधन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में अत्यंत आवश्यक, इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की देखते हैं। 14 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, यानी कि शिक्षा जब करते हैं तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, ठीक है ना। तो हिंदी में लिखना है कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदानता नहीं बल्कि मार्गदर्शन, प्रेरक और सहयोगी भी होता है। वह विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम की जानकारी देता है बल्कि जीवन के मूल्य, नैतिकता और सामाजिक गुण भी सिखाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। शिक्षा कक्षा में अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बनाता है। वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण करता है। आधुनिक युग में शिक्षक ICT और अन्य संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के कि शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका, यानी कि शिक्षा जब हम कर लेते हैं ना तो उनमें जो मूल्यांकन होता है उसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो उत्तर देखेंगे कि मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का निर्धारण करता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति, क्षमता और कमजोरियों का आकलन किया जाता है, ठीक है ना। मूल्यांकन से ही तो पता चलता है कि इन बच्चों की क्या उपलब्धियां है, इनकी प्रति क्या कमियां हैं, उसको दूर भी किया जाता है, ठीक है ना। मूल्यांकन केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि यह विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता और अधिकतम स्तर का परीक्षण है, ठीक है ना। मूल्यांकन से शिक्षक को अपनी प्रशिक्षण पद्धति की सफलता का पता चलता है और आवश्यक सुधार करने का अवसर मिलता है। यह विद्यार्थियों को आत्ममंथन करने में और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करता है, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आधुनिक शिक्षा में मूल्यांकन सतत और समग्र होना चाहिए ताकि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो सके। अतः शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगले प्रश्न के, बाल मनोविज्ञान का क्या शिक्षा में महत्व, यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है ना उसमें शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है ना। तो बाल मनोविज्ञान शिक्षा का आधार है। हमें बच्चों के विकास, रुचि, आवश्यकता और क्षमताओं को समझने में मदद करता है। बालक की सोच, ठीक है ना, भावनाएं और व्यवहार उसे सिखाने पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिक्षक बाल मनोविज्ञान की समझने से प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान सकता है और उसी के अनुसार शिक्षक की योजना बन सकता है, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान बच्चों की समस्या को समझने, अनुशासन बनाए रखने और उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने में सहायक है, ठीक है ना। शिक्षा को सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत क्या है, तो आवश्यक है, इस तरह आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना, इसका जो कौन सी प्रश्न, ठीक है ना, 17 नंबर के प्रश्न को ओर देते हैं। प्रश्न की ओर देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा में शैक्षिक गतिविधियों का महत्व, यानी कि आधुनिक शिक्षा में शैक्षिक जो गतिविधि है उसमें क्या महत्व है उसके बारे में क्या है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेल, वाद विवाद, इस तरह आपको लिखना है। नाटक, संगीत, चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, अपने स्कूलों में आप लोग को एक खेल के माध्यम से, एक चित्रकला, संगीत, नाटक के माध्यम से हमको क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, ठीक है ना, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, ठीक है ना। ये गतिविधि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कौशल का विकास करती है। इसमें शिक्षा रोचक और व्यवहारिक बनती है। शैक्षिक गतिविधियां विद्यार्थियों को टीम भावना, सहयोग और अनुशासन सिखाती है। तनाव कम करती है और सीखने की प्रक्रिया को संतुलित बनाती है। क्या होती है, बनाती है, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। शैक्षिक गतिविधियां जीवन कौशल सिखाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, अतः इनका शिक्षा में विशेष महत्व है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है।
अब चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। 18 नंबर के प्रश्न क्या है, ठीक है ना, शिक्षा में अनुशासनहीनता के कारण और समाधान, यानी कि शिक्षा में अनुशासनहीनता के जो कारण है उसका क्या समाधान भी है, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। अनुशासनहीनता शिक्षा के लिए गंभीर समस्या है। इसके प्रमुख कारण है पारिवारिक संतुलन, माता पिता की उपेक्षा, विद्यालय का कमजोर, ठीक है ना, विद्यालय का कमजोर प्रबंधन, अनुचित शिक्षण पद्धति और नकारात्मक मित्र मंडली। विद्यार्थी जब अपनी होती है आवश्यकताओं और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तब भी अनुशासनहीनता व्यवहार करते हैं। समाधान के लिए शिक्षक की विद्यार्थियों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, कठोर दंड की बजाय सहानुभूति और प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को कठोर के साथ नहीं बल्कि नर्म के साथ उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, ठीक है ना। माता पिता और शिक्षक का सहयोग आवश्यक है, ठीक है ना। अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए संवेदनशील और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 19 नंबर के क्वेश्चन है कि शिक्षा में आईसीटी की भूमिका, यानी कि शिक्षा में जो है आईसीटी की क्या भूमिका उसको बोलना है, लिखने को कह रहे, ठीक है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आईसीटी के अंतर्गत कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी और मल्टीमीडिया आते हैं, ठीक है ना। आईसीटी शिक्षा को अधिक रोचक, आकर्षक और सुलभ बनाता है। विद्यार्थी वीडियो, सिमुलेशन और डिजिटल सामग्री के माध्यम से कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। शिक्षक आईसीटी की मदद से अपने ज्ञान को अध्ययन रख सकते हैं और शिक्षण की को प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है ना। अतः आईसीटी आधुनिक शिक्षा का आधार है जो विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाता है। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व कौन है, यानी कि शिक्षक का जो आदर्श व्यक्तित्व है वो क्या है। तो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। क्या होता है, आदर्श होता है। उसका आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालता है। आदर्श शिक्षक वह है जो ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार होता है, अनुशासित होता है, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक हो। वह न केवल ज्ञान देता है बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास भी विकसित करता है, ठीक है ना। शिक्षक का आचरण ही विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण होता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। आदर्श शिक्षक अपनी मेहनत, सरलता और कर्तव्य निष्ठा से विद्यार्थियों को जीवन में सफलता की ओर प्रेरित करता है। शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व शिक्षा की सफलता का क्या है, तो आधार है। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। 21 नंबर के क्वेश्चंस को देखें कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, यानी कि विशेष शिक्षा की जो आवश्यकता है ना और उसका जो महत्व है उसके बारे में, ठीक है ना, कह रहे हैं। विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए होती है जो शारीरिक, मानसिक या समाज दृष्टि से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मंद बुद्धि या शारीरिक विकलांग बच्चे आते हैं, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को सामान्य कक्षा उसमें पढ़ाना कठिन होता है, यानी कि जो बच्चे सुनने में क्या होते हैं, सुनते नहीं से, जो कि मंद बुद्धि के होते, कितने बच्चे जो कमजोर होते दिमाग के, उसको जो शारीरिक विकलांग होते हैं यानी कि दिव्यांगता होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को कक्षाओं में अच्छे ढंग से क्या करना है, पढ़ाना चाहिए, यानी कि पढ़ाना कठिन होता है। क्या होता है, कक्षा में पढ़ाना कठिन होता है, इसलिए एक विशेष तौर पे क्या होता है, एक विशेष तौर पे शिक्षा के माध्यम से उन्हें उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाए, यानी कि उनकी जो क्षमता है ना उस क्षमता के अनुसार उनकी पढ़ाया जाए, ठीक है ना। इसमें विशेष प्रशिक्षित शिक्षक, उपयुक्त पाठ्य सामग्री और तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह बच्चों को आत्मनिर्भर और समाज उपयोगी बनाती है। विशेष शिक्षा समाज में समानता और समावेश को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। अतः कि विशेष शिक्षा का महत्व अत्यंत क्या है, तो आवश्यक है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। शिक्षा में सहशैक्षिक गतिविधियों की भूमिका, यानी कि शिक्षा में जो सहशैक्षिक गतिविधियां है उसकी जो भूमिका है क्या है, ठीक है ना। सहशैक्षिक गतिविधियां शिक्षक का अभिन्न अंग है। क्या है, तो अभिन्न अंग है। इसमें खेल, वाद विवाद, नाटक, चित्रकला, संगीत, ठीक है ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। ये गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है। इसमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहयोग का विकास होता है। विद्यार्थी टीम भावना और अनुशासन सीखते हैं। शैक्षिक गतिविधियां शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बनाती है। क्या होती है, व्यवहारिक बनाती है।
यह तनाव कम करने और रचनात्मक बढ़ाने में भी सहायक है, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, सहशैक्षिक गतिविधियां जीवन कौशल सिखाने का महत्वपूर्ण साधन, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर के जो प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन की विशेषता और लाभ, यानी कि सतत मूल्यांकन है उनकी जो विशेषता है और उनके जो लाभ है उनके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सतत मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन पूरे वर्ष किया जाता है। यह केवल परीक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें गृह कार्य, परियोजनाएं, गतिविधियां और व्यवहार का मूल्यांकन शामिल होता है। इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है ना। इसकी विशेषता यह है कि यह नियमित और व्यवस्थित होता है, इससे विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता का पता चलता है। लाभ यह है कि यह तनाव को कम करता है, सुधार के अवसर देता है और समग्र विकास की सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। सतत मूल्यांकन आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक क्या है तो अंग है, क्या है तो एक आवश्यक अंग है, ठीक है ना। 24 नंबर के जो प्रश्न है कि शिक्षक और समाज के बीच संबंध, यानी कि शिक्षक जो है ना वो जो समाज में रहते हैं तो उसके साथ संबंध कैसा रखना चाहिए, ठीक है ना, उसको बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षक और समाज का संबंध गहरा और परस्पर निर्भर है। यह तो परस्पर निर्भर है। समाज शिक्षक को सम्मान, संसाधन और कार्य का अवसर देता है, वही शिक्षक समाज के लिए योग्य, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक तैयार करता है। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना। शिक्षक अपने आचरण और शिक्षा के माध्यम से समाज के आदर्शों, मूल्य और संस्कृति को आगे बढ़ाता है। वह विद्यार्थियों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां और उस जीवन कौशल भी सिखाता है। यह शिक्षक और समाज के बीच सामंजस्य हो तो शिक्षा प्रणाली और भी प्रभावी बनती है। अतः शिक्षक और समाज का संबंध शिक्षा की सफलता और प्रगति के लिए अत्यंत क्या है तो आवश्यक है, ठीक है। इस तरह आपको लिखने हैं। 25 नंबर के एक क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन का महत्व, यानी कि विद्यालय प्रबंधन का जो महत्व है उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो विद्यालय प्रबंधन शिक्षा की सफलता का आधार है। यह विद्यालय की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की प्रक्रिया है। अच्छे प्रबंधन में समय का उचित उपयोग, शिक्षकों और कर्मचारियों का समन्वय, संसाधनों का सही प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का अध्ययन शामिल है, ठीक है ना। विद्यालय प्रबंधन से अनुशासन बना रहता है और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। एक सक्षम प्रबंधन न केवल शिक्षण कार्य को सुचारू करता है बल्कि विद्यालय को समाज और अभिभावकों के बीच सकारात्मक छवि प्रदान करता है। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। 26 नंबर के प्रश्न कि शिक्षक का व्यक्तित्व निर्माण में योगदान, यानी कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व निर्माण में क्या योगदान है उसके बारे में कहने। तो शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि नैतिक मूल्य, अनुशासन और जीवन कौशल भी सिखाता है। इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है ना। शिक्षक अपने आचरण से विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, उसकी वाणी, व्यवहार और कार्य विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनाता है, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा देता है, यानी कि जो विद्यार्थी की जो प्रतिभा है ना उस प्रतिभा को पहचान कर उसको सही दिशा देता है। वो आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और रचनात्मकता का विकास करता है। अतः शिक्षक को समाज निर्माता कहा जाता है, यानी कि शिक्षक को क्या कहा जाता है, समाज को निर्माता भी कहा जाता है। बहुत ही सही बात है क्योंकि उसका योगदान विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आज का मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चंस क्यों किए, सेक्शन बी के क्वेश्चंस क्यों किए और सेक्शन सी के, यानी कि ये सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आंसर के भी कीजिए और मैंने जो सभी सेट दे रखे हैं उन सभी सेट को कीजिए। मैंने ये सभी सब्जेक्ट के 4 सेट में क्वेश्चंस को बनाए हैं, उन 4 सेट को कर लेते हैं तो आपको बहुत से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, ठीक है ना। PDF ले सकते हैं, ठीक है ना, हमसे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट के बेस पे लाया हूँ, ठीक है ना। इस क्लास को आप अपने सभी ग्रुप में सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। आप जहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ भी आप लोग बताइए, क्योंकि ये जो बच्चे वंचित है क्लास से, यानी कि जो बच्चे ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके पास नहीं पहुँच रहा है, तो वो लोग भी इस वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को कर सके, ठीक है ना। आप लोग का हेल्प ही आप लोग का योगदान है, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, ठीक है ना, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना।
आप लोग को सभी सेट के क्वेश्चंस को करने हैं और साथ ही VBI ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग की जो गैपिंग होते हैं उस गैपिंग में आप सेट पढ़ सकते हैं, सेट ABCD भी पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको फालतू के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ने हैं और फालतू के क्वेश्चंस को याद भी नहीं करने हैं, याद होंगे भी नहीं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो आपको देखते ही देखते याद हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैं तैयार कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।